बैटलफील्ड पर अचानक जैसे किसी ने पूरे हॉल का दिल निकाल लिया हो। एक तेज चटाक की आवाज आई और पूरा सिस्टम झटके से हिल गया। अगले ही पल शॉक सर्किट हो गया। छत पर लगी सारी लाइटें तेजी से ब्लिंक करने लगीं। फ्लिक 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 चिंग, हर तार से नीली पीली चिंगारियां निकलने लगीं। पल भर में पूरा एरिना अंधेरे में डूब गया। बस बिजली की चमक और चिंगारियों की रोशनी में हंटर्स की परछाइयां झिलमिला रही थीं। दर्शक खड़े हो गए। एम्परर्स की टेबल पर बैठे हर चेहरे पर अचानक तनाव दिखा। आरना, शिवाय, रणविजय, उमंग और अमर रायचंद सभी एक साथ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, ये क्या हो रहा है? रणविजय ने फौरन कहा, कुछ गड़बड़ है, मैं बैटलफील्ड में जा रहा हूं। बाकी तीनों भी उसके पीछे बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक की गूंज के साथ ग्रीन लाइट में चमकता हुआ एक बैरियर उनके रास्ते में आ गया। शुरुआत में वो छोटा था, बस बैटलफील्ड को ही घेरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वो फैलने लगा, धीरे धीरे हर दिशा में बढ़ता हुआ पूरे हॉल में। रणविजय ने गुस्से में कहा, ये क्या चीज है? वो हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी उंगलियां उस हरे बैरियर से टकराती हैं, फुफ, एक तेज झलमिलाहट के साथ रणविजय वहीं से गायब हो जाता है। रणविजय, उमंग चीखता है। वो दौड़ता है, मगर उसी पल वो भी उस बैरियर को छू लेता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। एक एक करके अमर रायचंद और शिवाय भी उसी रोशनी में समा जाते हैं। सारे एम्परर्स जो बैटलफील्ड की ओर बढ़ रहे थे, जैसे ही उस बैरियर को पार करने की कोशिश करते, वो वहीं से टेलीपोर्ट होकर हॉल के बाहर पहुंच जाते। वो लोग बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश करते, मगर गेट के पास वही बैरियर मौजूद था जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। रणविजय ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, उमंग, इसे तोड़ो। उमंग ने पूरा फोर्स लगाया, लेकिन वो बेअसर रहा। वो बैरियर अब तक का सबसे मजबूत एनर्जी फील्ड था जो उन्होंने देखा था। अंदर का नजारा अब और भी डरावना था। ध्रुवांश वहीं बीच मैदान में खड़ा था, नीली रोशनी में नहाया हुआ। उसके आसपास सिर्फ कुछ लोग बचे थे, माही, कबीर, अनिकेत, वो अनजान हंटर और 6 हीरो जो अब भी बैरियर के अंदर थे। बाकी सब गायब थे। ध्रुवांश की नजर धीरे धीरे पूरे एरिना में घूमती है। वो समझ चुका था, ये कोई आम खराबी नहीं थी, कुछ बड़ा होने वाला था। तभी उसके कानों में कदमों की आवाज गूंजती है। वो पलटता है और देखता है सिल्वी उसकी ओर दौड़ती आ रही है। वो बिना कुछ कहे एक झटके से ध्रुवांश के सामने आकर उसे जोर से गले लगा लेती है। ध्रुवांश का शरीर सख्त पड़ जाता है। उसके चेहरे पर उलझन थी। वो मन में बुदबुदाता है, यहां इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसे ये सब सूझ रहा है। पर उसके सोचने का वक्त भी नहीं था। अचानक उसकी नजर ईशा पर पड़ती है, जो मैदान के दूसरे छोर पर खड़ी थी। और तभी अंधेरे के बीच से एक चमकदार काले रंग का टेंटिकल बिजली की तरह निकलता है और ईशा की ओर झपटता है। ईशा! ध्रुवांश चीखता है, लेकिन उससे पहले कबीर वहां पहुंच चुका था। वो ईशा के सामने कूद जाता है, उसे पकड़कर साइड में धकेलता है, पर वो टेंटिकल उसकी बाजू को चीरता हुआ निकल जाता है। रक्त की पतली धार हवा में उछलती है। कबीर के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो गिरते गिरते खुद को संभालता है। ईशा कांपते हुए उसकी तरफ झुकती है, उसकी आवाज टूट जाती है, कबीर! वो सीन जैसे स्लो मोशन में चल रहा था। सभी हीरो अब अपनी जगह से आगे बढ़ने लगे। हर कोई चारों ओर देख रहा था, ये हमला कहां से आया। अंधेरा फिर से गहराने लगा था और तभी ध्रुवांश के भीतर कुछ फट पड़ा। उसकी सांसें भारी हो गई। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने सिल्वी को एक झटके में पीछे धकेला। मैंने तुम्हें कहा था ईशा का ध्यान रखना, लेकिन तुम्हें किसी की जान की क्या परवाह? तुम्हें तो बस ये सब करना आता है। उसकी आवाज गूंज उठती है। सिल्वी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में पानी भर आता है। ध्रुवांश उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ जाता है, उसके कंधे से टकराता है और वो हल्के से लड़खड़ा जाती है। वो पलटकर कुछ कहना चाहती है, मगर उसके होंठ कांपते हैं, आवाज निकलती ही नहीं। उसकी नजर धुंधली होने लगती है और वो गिरने लगती है। पास ही खड़ा अनिकेत सब देख रहा था। वो झट से दौड़कर सिल्वी को पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचाता है। वो उसके कंधे को थामते हुए सूर से चिल्लाता है, ध्रुवांश! ध्रुवांश पलटकर देखता है। सिल्वी लगभग बेहोश थी, उसका सिर अनिकेत के कंधे पर झुका हुआ था। वो एक पल के लिए जड़ हो जाता है, फिर तेजी से उसकी ओर दौड़ता है। उसकी नजर कबीर पर पड़ती है, जो अब भी ईशा को बचाने के बाद खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। खून टपक रहा था। ध्रुवांश दांत भींच पर कहता है, माही, जल्दी से कबीर की हेल्प करो, प्लीज। ध्रुवांश की तेज आवाज सुनते ही माही के चेहरे पर झुंझलाहट उतर आई। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई उसे इस तरह ऑर्डर दे, लेकिन वो कैप्टन थी और सबसे बढ़कर एक हंटर थी। उसकी नसों में जिम्मेदारी का लहू दौड़ता था। उसने गहरी सांस ली और ध्रुवांश को घूरते हुए फिर तेज कदमों से कबीर की ओर बढ़ गए। उधर एक कोने में विल सेन खड़ा था।
विल्सन हीरो लेवल पर था, लेकिन इस वक्त वो अंदर नहीं था। वो उस बैरियर के बाहर खड़ा पीछे के रास्ते से निकलकर अपने सारे कैमरों से अंदर हो रही घटनाओं को देख रहा था। सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ लाइव चल रहा था। इसके अलावा सब कुछ टीवी पर भी लाइव था। खून, डर और जंग की गंध हवा में तैर रही थी। बाहर खड़े सभी एम्परर्स उस बैरियर में दाखिल होने की कोशिश करते करते थक चुके थे। हर कोई बेबस था। तभी आर्ना ने शिवाय की ओर पलट कर देखा। शिवाय, तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? उसने झुंझला कर कहा। तुम्हारा सक्सेसर भी अंदर फंसा है। तुम तो बैरियर बनाने और तोड़ने में मास्टर हो, फिर यहां से चुप क्यों खड़े हो? उसकी आवाज सबके कानों में गूंज गई। पास खड़े एक एम्परर ने हैरानी से अपने साथी से पूछा, क्या शिवाय सच में यह कर सकता है? साथी एम्परर ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, इसीलिए तो सब उसे मॉन्स्टर कहते हैं। उसके सामने कोई बैरियर नहीं टिकता। और तुम्हें पता है, उसके शरीर पर हमेशा एक इनविजिबल बैरियर एक्टिव रहता है। मतलब कोई चाह कर भी उसे छू नहीं सकता। यह सुनकर वो एम्परर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। वहीं शिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक मैं इस बैरियर को तोड़ सकता हूं, लेकिन सोचो, अगर किसी ने यह बनाया है तो उसने इतना सोचा नहीं होगा कि अगर कोई इसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करे तो यह बम बन जाएगा। नहीं, असल में यह बैरियर सिर्फ दीवार नहीं है, यह बम है। अगर मैंने इसे बाहर से तोड़ने की कोशिश की तो यह फट जाएगा। उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। डर और बेचैनी का सैलाब सा आ गया। शिवाय ने वहीं खड़े होकर बेफिक्री से आगे कहा, इसे सिर्फ 2 तरीकों से तोड़ा जा सकता है, या तो अंदर से या फिर इसे बनाने वाले को मारकर। लेकिन टेंशन मत लो, हमारे सक्सेसर अंदर हैं, वो संभाल लेंगे। और अगर नहीं संभाल पाए, उसने कंधे उचका दिए, तो मर जाएंगे, और तब वो फ्यूचर एम्परर कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर आर्ना, रणविजय और बाकी सब ने उसकी ओर हैरानी से देखा। किसी के पास जवाब नहीं था। अंदर की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ध्रुवांश अब सिल्वी तक पहुंच चुका था। उसने झट से उसे अपनी बाहों में समेट लिया, उसके गालों को छुआ और घबराई हुई आवाज में बोला, सिल्वी, ओए पागल, सिल्वी, सुनो। पर सिल्वी पूरी तरह बेहोश थी। उसकी सांसें बहुत हल्की पड़ गई थीं। पास खड़े अनिकेत ने गंभीर आवाज में कहा, ध्रुवांश, जब वो भागकर तुम्हारे पास आई थी तो उसकी पीठ पर कुछ नीला सा चुभा था। मैंने भी उस अटैक को महसूस नहीं किया और तुम भी नहीं कर पाए, लेकिन सिल्वी ने कुछ तो देख लिया था। ध्रुवांश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत सिल्वी की पीठ पर देखा। वहां एक बेहद बारीक नीली सुई धसी हुई थी। वो कांपते हाथों से सुई को निकाला और ध्यान से देखने लगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसके मन में सिल्वी की मुस्कुराहट, उसकी हंसी और कुछ देर पहले उनके बीच हुई बात घूमने लगी। वो सोचने लगा, जंगल में भी सिल्वी ने मुझे उस कांटे वाले जानवर से बचाया था। वो हमेशा पहले देख लेती है खतरा, और आज उसने मुझे बचाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिल्वी को कसकर सीने से लगा लिया। बाहर से किसी मशीन की गूंज जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन ध्रुवांश के लिए उस पल दुनिया बस सिल्वी की सांसों की आवाज तक सीमित रह गई थी। इसी बीच वो हीरो जो अंदर खड़े थे, हंटरों की सुरक्षा के लिए आगे आए, लेकिन तभी हवा में हल्की सी नीली चमक तैर गई और सैकड़ों नीली सुइयां अचानक से बरस पड़ीं। कई सुइयां तीनों हीरो के शरीर में धंस गईं। सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त था और तीनों हीरो वहीं ढेर हो गए। उनकी आखिरी चीखें हवा में खो गईं। बाकी बचे 3 हीरो ने जैसे ही भागने की कोशिश की, एक विशाल टेंटिकल उनके सीने को बेधता हुआ निकल गया। खून जमीन पर छिटक गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जो हंटर अभी तक बस दूर से सब देख रहे थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। डर ने सबके पैरों को जकड़ लिया था। अगर हीरो जो हंटरों से कहीं गुना ताकतवर थे, वो भी इस अटैक से नहीं बच पाए, तो हंटरों की तो कोई औकात ही नहीं बचती थी। बाहर खड़े एम्परर गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच चुके थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या? और इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं था। दूसरी ओर स्क्रीन पर चमकती रोशनी, टिमटिमाते कैमरे और लाखों व्यूज के बीच वही लाइव स्ट्रीमर फिर सामने आया था। वो वही था जिसने कुछ देर पहले डेविल के बारे में वायरल स्ट्रीम की थी। चेहरे पर वही सनसनीखेज मुस्कान लिए वो कैमरे के सामने झुकते हुए बोला, तो कैसे हैं गाइस? जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, मिथिकल सिटी के एम्परर हॉल में एक भयानक हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। इतने ताकतवर एम्परर की मौजूदगी में ऐसा अटैक। उसकी आवाज में उत्सुकता थी, लेकिन शब्दों में डर झलक रहा था। वो आगे बोला,
और हमने अभी अभी 6 हीरोज को खो दिया है। सोचिए, जब इतने एम्परर होते हुए भी लोग सेफ नहीं हैं, तो बिना एम्परर के आम लोगों का क्या होगा? कैमरे की लाइट उसके चेहरे पर झिलमिला रही थी। वो फिर मुस्कुराया। एक और बात, हमारा डेविल, जिसने अकेले आकर अपने साथी को बचा लिया। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिलहाल अब भी कुछ हंटर उस बैरियर के अंदर फंसे हुए हैं। क्या एम्परर कुछ करके उन्हें बचा पाएंगे या वो बचे हंटर भी मारे जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उसकी आवाज इंटरनेट पर गूंज रही थी। उसी वक्त विल सेन भी लाइव टीवी पर कमेंट्री कर रहा था। वो सबको डिटेल में बता रहा था कौन जिंदा है, कौन नहीं, और क्यों एम्परर कुछ नहीं कर रहे। वो तो अंदर के एनर्जी लेवल तक बता रहा था। लाखों करोड़ों लोग अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अंदर की कहानी कितनी दर्दनाक होने वाली है। बैरियर के अंदर अब अंधेरा गहराने लगा था और उस अंधेरे से 2 परछाइयां धीरे धीरे बाहर आईं। 2 लड़के, लेकिन इंसान कम, डरावना ज्यादा लगाए थे। दोनों के शरीर पर गहरी दरारें थीं, जैसे किसी ने उनके अंदर से लावा फाड़ कर निकाला हो। पहले लड़के की पीठ से 2 लंबे तेज टेंटिकल्स निकल रहे थे। दूसरे के हाथ में 2 बारीक छेद थे, जिनसे नीली चमकती सुइयां निकलती थीं। वही सुई जिसने सिल्वी को बेहोश किया था और 6 हीरोज की जान ले ली थी। ध्रुवांश अब भी सिल्वी को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। उसकी निगाहें बस सिल्वी पर थीं। उसके चेहरे की सांसों की गर्मी ध्रुवांश के सीने पर हल्के हल्के कांप रही थी। वहीं दूसरी तरफ माही कबीर के सामने खड़ी थी। ईशा कबीर के हाथ पर अपनी ड्रेस का कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध रही थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशा, वैसे ये फिल्मी सीन देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम हंटर का खून खुद ही रुक जाता है। ईशा ने गुस्से में गांठ कसते हुए कहा, आपको तो बाद में बताऊंगी, क्या जरूरत थी सामने आने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो? कबीर हंसते हुए खड़ा हुआ, एक बार नहीं, 100 बार अगर तुम मुसीबत में होगी तो 100 बार मैं ऐसा ही करूंगा। ईशा ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी। वो धीरे से बुदबुदाई, बुद्धू कहीं के। कबीर मुस्कुराया और तभी उसकी नजर सामने उन 2 मॉन्स्टर जैसे लड़कों पर पड़ी। उसने तुरंत ईशा का हाथ पकड़ा और ध्रुवांश की ओर भागा। ईशा सिल्वी को बेहोश देखकर घबराई और जल्दी से ध्रुवांश के पास गई। भैया, क्या हुआ? सिल्वी भाभी को क्या हुआ? ध्रुवांश चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर खामोशी और अंदर तूफान। कबीर और अनिकेत अब आगे आ चुके थे। दूसरी तरफ माही के साथ किसी दूसरे देश के एम्परर का सक्सेसर खड़ा था। टेंटिकल वाला लड़का हल्की हंसी के साथ बोला, जब तुमसे ताकतवर हीरो ही मेरे सामने नहीं टिक पाए तो तुम क्या कर लोगे? वो ठहर कर बोला, चलो तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम चारों मिलकर मुझ पर हमला करो। अगर जीत गए तो तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। उसने पीछे खड़े अपने साथी से कहा, तू थोड़ी देर आराम कर, मुझे इनसे खेलना है। वो लड़का, यानी नीली सुई वाला, मुस्कुराकर पीछे हट गया। उसने हाथ बांध लिए और देखने लगा, और फिर लड़ाई शुरू हो गई। टेंटिकल वाला लड़का एक चीख के साथ आगे बढ़ा। उसके पीठ से 2 नहीं, अब 4 टेंटिकल्स निकल आए, जैसे किसी राक्षस की बाहें हवा में तैर रही हों। वो चीखता हुआ चारों पर टूट पड़ा। माही ने 2 चमकते खंजर निकाले। उसकी चाल बिजली जैसी तेज थी। कबीर ने अपनी गोल्ड तलवार निकाली। तलवार की धार से एक सुनहरी चमक निकली, जिसने पल भर को सबकी आंखें चौंका दीं। अनिकेत और वो चौथा हंटर, दोनों के हाथों में दमदार तलवारें थीं। चारों ने एक साथ हमला बोला। टेंटिकल्स और तलवारें टकराईं। हवा में धातु की ठक ठक और हवा की चीखें गूंज उठीं। माही ने पीछे की ओर पलटकर 2 बार किए, लेकिन टेंटिकल्स ने उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। कबीर ने तुरंत छलांग लगाई, गोल्ड तलवार से एक टेंटिकल को काट डाला, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, दूसरे टेंटिकल ने उसकी बाईं बांह पर वार किया। अनिकेत ने गुर्राते हुए टेंटिकल्स पर एक शक्तिशाली स्लैश मारा। चिंगारियां उड़ी। टेंटिकल पीछे हटा, लेकिन फिर से बढ़ा। वो लड़का हंस रहा था, एक पागलपन भरी ठंडी हंसी। बस इतना, उसने ताना मारा, हीरो तो कम से कम थोड़ी देर टिक जाते, तुम तो मजा ही खराब कर रहे हो। माही उठी, खून से सना चेहरा, आंखों में ज्वाला। वो पीछे से झुकी और दोनों खंजरों को क्रॉस करके वार किया। टेंटिकल फट गया, लेकिन उसी पल एक और टेंटिकल उसकी टांग लपेटकर उसे पीछे खींच लाया। वो जमीन पर घिसट गई। कबीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, माही पीछे हटो, लेकिन वो नहीं रुकी।
चारों हंटर अब साथ साथ जैसे एक टीम बनकर फिर से आगे बढ़े। इस बार उन्होंने अपने मूव्स तालमेल से चलाए। कबीर ने ध्यान भटकाया, माही ने झपट्टा मारा, अनिकेत ने ऊपर से वार किया और चौथे हंटर ने नीचे से काटा। टेंटिकल वाला लड़का कुछ पल के लिए पीछे हटा, उसकी दरारों से नीली रोशनी झिलमिलाई। वो गुस्से में दहाड़ा, तुम्हारा मरना आसान नहीं होगा, मैं तुम्हें तोड़ूंगा, हर हड्डी अलग से। वो फिर टूट पड़ा। चारों हंटर अब जख्मी थे, उनकी सांसें तेज, कपड़े फटे और हथियार खून से सने थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। उसी बीच ध्रुवांश ने धीरे से सिल्वी को ईशा के पास लिटाया। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर भीतर आग जल रही थी। ईशा, सिल्वी को संभालो और इसके पास ही रहना। ईशा ने सिर हिलाया। ध्रुवांश का चेहरा देखकर वो कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो झुककर सिल्वी का सिर अपनी गोद में रखती है। तभी पीछे से एक हंसी गूंजती है। वो नीली सुई वाला लड़का था। कोई फायदा नहीं, उसने कहा। मेरी सुई के जहर का इलाज मेरे पास भी नहीं है। वो लड़की अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। ध्रुवांश का पूरा शरीर ठिठक गया। वो पलटा, उसकी मुट्ठियां कस गईं, चेहरे पर लालिमा, आंखों में आग। नीली सुई वाला लड़का जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ? हीरोइन मरने वाली है और तुम कुछ नहीं कर सकते। ध्रुवांश की आंखों में उस पल शांति नहीं थी, वहां सिर्फ विनाश था। ईशा, सिल्वी को संभालो और इसके पास ही रहना। ईशा ने सिर हिलाया। ध्रुवांश का चेहरा देखकर वो कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो झुककर सिल्वी का सिर अपनी गोद में रखती है। तभी पीछे से एक हंसी गूंजती है। वो नीली सुई वाला लड़का था। कोई फायदा नहीं, उसने कहा। मेरी सुई के जहर का इलाज मेरे पास भी नहीं है। वो लड़की अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। ध्रुवांश का पूरा शरीर ठिठक गया। वो पलटा, उसकी मुट्ठियां कस गईं, चेहरे पर लालिमा, आंखों में आग। नीली सुई वाला लड़का जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ? हीरोइन मरने वाली है और तुम कुछ नहीं कर सकते। वो नीली सुई वाला लड़का जोर जोर से हंसी रहा था कि अचानक माहौल कुछ पल के लिए थम गया। दुनिया के हर कोने में जो भी लोग उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे, सबकी सांसें जैसे थम सी गईं। मिथिकल सिटी के बाहर लगी बड़ी स्क्रीन पर मौजूद सभी एम्परर हैरान थे। वही शिवाय हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये हुई ना बात। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे पता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लाइव स्ट्रीम कर रहा जो भी हैरान था। उसके चेहरे पर कैमरे की लाइट पड़ रही थी। वो बोलते हुए तक हकलाने लगा। गाइस, ये क्या देख रहे हैं हम? हमें तो बताया गया था कि वहां बस कुछ हंटर बचे हैं, लेकिन ये जो हो रहा है, कोई अकेला ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी, जबकि स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइबर काउंट इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि हर सेकंड एक नई ध्वनि के साथ नंबर चमकने लगा। जो हंटर लाइव अब दुनिया का सबसे वायरल चैनल बन चुका था। लाखों लोग अब उसी सीन को बार बार देख रहे थे। वो सीन जो आने वाले वक्त में इतिहास बन जाने वाला था। स्क्रीन पर वही नीली सुई वाला लड़का हंस रहा था। सबकी नजरें अब ध्रुवांश पर टिकी थीं। साथ ही वो टेंटिकल वाला लड़का भी मुस्कुराते हुए, जैसे किसी खेल का मजा ले रहा हो, ध्रुवांश को घूर रहा था। चारों हंटर, माही, कबीर, अनिकेत और चौथा हंटर जख्मी थे, पर अभी भी अपने पैरों पर डटे हुए थे। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए अपने खून से सने हाथ को उठाया और सामने देखकर बोला, मुझे नहीं पता तुम सब कौन हो और क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इस गलती की कोई माफी नहीं है। उसकी आवाज में आग थी, पर टेंटिकल वाला लड़का बस हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी के साथ। तुम इंसान बड़े मजेदार हो, मतलबी, गनवे और खुदगर्ज। तुम अमीरों के आगे झुकते हो, गरीबों को अपने कदमों तले कुचलते हो। तुम्हारे अंदर बस डर और लालच है, लेकिन अब यहां हमारे पास पावर है और तुम सब मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो। वो बोलते हुए अपने टेंटिकल्स को जमीन पर पटकता है। धरती हल्की सी हिल जाती है। नीली सुई वाला लड़का धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है और आंखों से एक इशारा करता है। टेंटिकल वाला लड़का सिर हिलाता है और कहता है, तुम चारों थके हुए लग रहे हो, तो थोड़ा रेस्ट कर लो। वो रुकता है और फिर ध्रुवांश की आंखों में झांकता हुआ बोलता है, मेरा भाई तुमसे मुकाबला करना चाहता है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि हवा एक पल को चुप हो गई, जैसे किसी ने चारों ओर की आवाजें खींच ली हों। अचानक एक तेज धारदार चीज की आवाज के साथ नीली सुई वाले लड़के का सिर हवा में घूमता हुआ ऊपर उछल गया। उसके चेहरे पर अब भी हंसी थी, पर आंखों में डर जम चुका था। मुझे दर्द क्यों महसूस हो रहा है? उसका कट चुका सिर हवा में घूमता हुआ बुदबुदाया। मैं हवा में क्यों हूं? वो नीचे झांकता है और देखता है अपना शरीर अभी भी वही खड़ा है, लेकिन सिर तो अब उसका नहीं रहा। ये क्या? मेरा सिर कट चुका है। उसकी आखिरी आवाज में हैरानी थी, डर था और मौत की ठंडक थी।
धीरे धीरे उसकी नजर अपने शरीर के पीछे जाती है। वहां अंधेरे में खड़ा था ध्रुवांश। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे किसी भट्टी में लोहे को तपाया गया हो। उसके हाथ में थी उसकी तलवार, ब्लड रेवन, जिसकी धार से नीला खून टपक रहा था। ध्रुवांश की सांसें भारी थीं। उसने डेविल आई का इस्तेमाल किया था, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वो एक पल मौत से भी तेज था। किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा। कोई नहीं समझ पाया कि उसने वाल कब किया। टेंटिकल वाला लड़का वहीं ठटक गया। उसकी आंखें फैल गईं। तुम तो अभी मेरे सामने थे, पीछे कैसे आ गए? ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ा रहा, तलवार से टपकते नीले खून को देखता हुआ। वो शांत था, पर उसकी आंखों में तूफान था। सभी हैरान थे। माही ने अपनी सांसें रोक ली थीं। उसने कभी ध्रुवांश को ऐसे नहीं देखा था। उसके अंदर डर और विश्वास दोनों एक साथ थे। क्या ये वही ध्रुवांश है जिसे मैं जानती हूं? उसने खुद से फुसफुसाया। कबीर भी स्थिर खड़ा था। उसे वो पल याद आ गया जब ध्रुवांश ने उसे पहली बार गुस्से में देखा था। वो जानता था कि जब ध्रुवांश की आंखें ऐसे जलने लगती हैं, तब कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। उधर सिल्वी के पास बैठी ईशका कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रही थे। उसकी उंगलियां डर से जकड़ी हुई थीं। वो धीरे से कहती है, क्या ध्रुवांश भाई हमेशा ऐसे ही खतरों का सामना करते हैं, सिर्फ मेरे लिए? उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें गहराई थी, प्यार की, डर की और एक अनकही कृतज्ञता की। वो नजारा, वो खामोशी, सब कुछ भारी था। लोग स्क्रीन पर इस सीन को बार बार देख रहे थे। लाइव स्ट्रीम पर जोजो की आवाज कांप रही थी, गाइस ये लड़का कौन है? ये हंटर है भी या नहीं? ध्रुवांश के उस नीली सुई वाले लड़के का सर काटने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो एम्परर बाहर स्क्रीन पर ये सब देख रहे थे, वो भी एक पल के लिए सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। उधर मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी हक्के बक्के थे। कमेंट सेक्शन पागलों की तरह भागने लगा। हर सेकंड सैकड़ों कमेंट झिलमिला रहे थे। वो कौन है? किसने ऐसा किया? वो हंटर है या कोई मॉन्स्टर? लाइव स्ट्रीम चला रहा लड़का खुद भी कांपती हुई आवाज में बोला, गाइज मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। तभी एक लड़का कमेंट में कहता है, मैंने इसे देखा है। हाँ, मैं इसके साथ एक बार रेड पर आया था। ये हमारी टीम में था, लेकिन ये बहुत कमजोर हंटर था। इतना कमजोर कि लोग इसे सदी का सबसे कमजोर हंटर कहते थे। वो सबसे लो रैंक एरिया में भी जख्मी हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना पावरफुल ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसके बोलते ही कमेंट्स और तेजी से आने लगे। एक यूजर ने लिखा, क्या बोल रहा है तू? वो एम्परर शिवाय का सक्सेसर है। कुछ खास तो होगा, तभी तो शिवाय ने उसे चुना। एक और ने रिप्लाई किया, हाँ इसका नाम शायद ध्रुवांश है। और बस उसे एक नाम ने इंटरनेट को जला दिया। हैशटैग्स की बाढ़ आ गई। ओपी ध्रुवांश, गोट ध्रुवांश, इंसानियत का रखवाला, लेजेंड हंटर। हर सोशल प्लेटफॉर्म पर यही नाम गूंज रहा था। लोग उस वीडियो क्लिप को स्टेटस स्टोरी पर लगा रहे थे। वो वीडियो क्लिप देखते देखते वायरल हो गई थी। वहीं बैटलफील्ड के बीच ध्रुवांश के सामने वो नीली सुई वाला शरीर जमीन पर गिर चुका था। उसका सिर कुछ कदम दूर पड़ा था। खून अभी भी बह रहा था। टेंटिकल वाला लड़का कांपते हुए अपनी गर्दन घुमाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो अपने भाई की लाश देखता है। वो कांपते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुमने ये कैसे किया? वो सच में हैरान था, क्योंकि उनके जैसे क्रीचर आसानी से मरते नहीं। उनके शरीर खुद ब खुद रीजनरेट हो जाते थे। काटो, जलाओ, चाहे जो करो, वो वापस उठ जाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। उसका भाई उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ध्रुवांश के हाथ में जो तलवार है वो कोई आम हथियार नहीं। वो तलवार आत्मा पर वार करती थी। जो एक बार उस तलवार से कट गया, उसकी आत्मा मिट जाती थी। और जब आत्मा ही न बचे तो पुनर्जन्म किसका? ध्रुवांश के हाथ में जो तलवार है वो कोई आम हथियार नहीं। वो तलवार आत्मा पर वार करती थी। जो एक बार उस तलवार से कट गया, उसकी आत्मा मिट जाती थी। और जब आत्मा ही न बचे तो पुनर्जन्म किसका? ध्रुवांश ने उसके भाई के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को खत्म कर दिया था। इसी बीच कबीर ने तेज आवाज में चिल्लाया, ध्रुवांश भाई ध्यान से। ध्रुवांश पहले से तैयार था। वो तुरंत पीछे हटता है और तलवार आगे लाकर उस पर आती एक तेज टेंटिकल को रोक लेता है। चिंगारियां उठती हैं। टेंटिकल दीवार से टकराकर पीछे हट जाता है। ध्रुवांश थोड़ा पीछे जाता है। सांसें भारी हो गई थीं, लेकिन आंखें स्थिर थीं। वो फिर देखता है, टेंटिकल वाला लड़का अब कुछ अजीब कर रहा था। वो एक और टेंटिकल उठाता है और उसे अपने मरे हुए भाई की ओर बढ़ा देता है। लोग स्क्रीन पर दंग होकर देख रहे थे। वो लड़का अपने ही भाई का सिर और धड़ निगल रहा था। टेंटिकल्स में उसका शरीर घुस रहा था। उसकी हड्डियां खड़क रही थीं और पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा था। वो जोर से चिल्लाया। आवाज ऐसी थी जैसे किसी राक्षस के अंदर आग भर दी गई हो। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बदलने लगा। काले टेंटिकल अब काले और नीले के मिश्रण में बदल गए थे। उन पर कांटे उगाए थे, छोटे छोटे नुकीले कांटे, जैसे सैकड़ों बिच्छुओं की पूंछ उस पर जुड़ गई हो।
उसकी आंखें पूरी तरह नीली जलने लगीं। चेहरा इंसान का नहीं, किसी अंधेरी गहराई के दानव जैसा लग रहा था। वो अब इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। ध्रुवांश कुछ कदम पीछे हटता है। उसकी परछाई लंबी होकर उसके नीचे फैल जाती है और तभी उसी परछाई से कुछ हलचल होती है। वहां से एक छोटी सी कीड़े जैसी आकृति निकलती है। वो ध्रुवांश की ही कॉपी थी। वो उड़कर अंधेरे में छिपती हुई ऊपर जाने लगती है। ध्रुवांश की कॉपी ऊपर देखती है कि छत पर लगे कैमरे अब भी सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी उसे वहां पर एक फुटबॉल के आकार की एक मशीन दिखाई देती है। ये सब देख वो कॉपी सारी इंफॉर्मेशन दूसरी बॉडी से भी शेयर कर देता है। सारी इंफॉर्मेशन मिलते ही ध्रुवांश मन में कहता है, तो ये है जिससे इन्होंने बैरिया बनाया है। ये बोल वो अपनी छोटी कॉपी से कनेक्ट होते हुए कहता है, वहीं रहो और बैरियर को अभी बंद मत करना, मेरे इशारे का इंतजार करो। ये बोल वो धीरे से गहरी सांस लेता है और फिर अपनी ब्लड रेवन तलवार वापस रख देता है। ब्लड रेवन तलवार सेज लेवल का हथियार जो इस्तेमाल करने वाले की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस लेती थी। वो किसी जीवित हथियार की तरह थी जो चलाने वाले को हर वार के साथ निगलने की कोशिश करती थी। ध्रुवांश जानता था अगर उसकी जगह कोई और हंटर या कोई हीरो भी होता तो अब तक कई बार मर चुका होता। वो सामने उस टेंटिकल वाले लड़के को देख धीरे से खुद से कहता है, इसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं रोक पाऊंगा। अगले कदम के लिए अभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बचानी होगी। उसकी आवाज ठंडी थी पर शब्दों में फैसला साफ था। बाहर स्क्रीन पर सबकी आंखें टिक गई थीं। एम्परर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। लोग मोबाइल के सामने सांस रोके बैठे थे। टिकटणियां अब रुक चुकी थीं। हर कोई बस एक ही बात सोच रहा था, अब क्या करेगा ध्रुवांश। सामने वो टेंटिकल वाला लड़का अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर कांटों से ढका, नीली चमकती नसें और उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज थीं। कैमरा जूम कर रहा था। फ्रेम में अब बस दो चेहरे थे, एक इंसान और एक राक्षस। बाहर खड़े एम्परर्स की सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी की नजरें उस बड़े स्क्रीन पर टिकी थीं जहां ध्रुवांश और वो टेंटिकल वाला लड़का आमने सामने खड़े थे। तभी एक एम्परर ने गंभीर आवाज में कहा, शिवाय, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सक्सेसर अभी भी उसे हरा सकता है क्या? उसकी आवाज में ताना और जिज्ञासा दोनों थे। बाकी एम्परर भी जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। सब एक साथ बोल पड़े, हाँ बताओ ना, असल में वो कितना ताकतवर है। उसकी वो ऑरा सप्रेसर रिंग की वजह से हम उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहे। और वो तलवार, कैसी तलवार है वो? दिखने में तो बहुत अजीब लगती है लेकिन उसमें कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही, जैसे वो तलवार पूरी तरह खाली हो, जीरो। शिवाय के बगल में खड़ा रणविजय भी अब बोल पड़ा, कुछ तो गड़बड़ है। उस तलवार में ही कुछ खास था। तुमने ही दी होगी ना उसे वो तलवार अपनी एनर्जी से भरकर, तभी तो उसकी एनर्जी खत्म होने पर उसने वो तलवार रख ली। शिवाय की उन सबकी निगाहें मुड़ गईं, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, पीछे से आरना शांत स्वर में कहती हैं, नहीं रणविजय, उस तलवार में कोई एनर्जी नहीं थी, जिसका मतलब वो ताकत ध्रुवांश की खुद की थी और वो तलवार भी कुछ खास है। अब सवाल ये है वो तलवार आखिर है क्या और उसे कहां से मिली? सब चुप थे। शिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोला, वो अंदर सबको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम सब उस पर ही सवाल उठा रहे हो। वो तलवार मैंने उसे नहीं दी और उसमें मेरी एनर्जी भी नहीं है। अगर होती तो सिर्फ उस डीमन का सिर नहीं कटता, आसपास की हर चीज तबाह हो जाती। वो तलवार बस जरूरत से ज्यादा मजबूत है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता और ना ही किसी को ध्रुवांश से पूछने दूंगा। शिवाय की आखिरी लाइन सुनकर सबकी जुबान बंद हो गई। रणविजय ने मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में एक ठंडी नफरत थी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, इस ध्रुवांश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। उधर मैदान में वो टेंटिकल वाला लड़का अब दहाड़ते हुए बोला, तूने मेरे भाई को मारा है, अब तुझे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। उसकी चीख के साथ ही दर्जनों टेंटिकल दीवारें तोड़ते हुए ध्रुवांश की ओर लपकी। ध्रुवांश एक एक हमले से बच रहा था। जमीन फट रही थी, पत्थर उछल रहे थे। कबीर और बाकी हंटर उसकी मदद के लिए आगे बढ़े ही थे कि उसने छत पर टेंटिकल फेंका और पल भर में छत टूटकर नीचे गिर गई। मलबा हर तरफ उड़ने लगा। धूल, धुआं और चिल्लाहटों के बीच सब किसी तरह बच गए, लेकिन कईयों को चोट लगी थी। तभी ध्रुवांश चिल्लाते हुए कबीर से कहता है, कबीर, ईश और सिल्वी के पास जाओ, मैं इसे देख लूंगा, जल्दी जाओ। कबीर ने ऊपर देखा। दरारों की वजह से ईशा और सिल्वी पर एक भारी पिलर गिरने ही वाला था। ईशा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ सेकंड बीतने के बाद भी दर्द नहीं हुआ। धीरे से उसने आंखें खोली। सामने कबीर खड़ा था, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ से उसने वो पिलर रोक रखा था। कबीर ने एक झटके में पिलर को दूर फेंक दिया। ईशा ने बिना सोचे उठकर उसे गले लगा लिया और सिसकते हुए बोली, कबीर,
मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके आंसू कबीर के कंधे पर गिर रहे थे। कबीर के चेहरे पर दर्द और अफसोस दोनों झलक रहे थे। उसने हिम्मत करते हुए उसकी पीठ सहलाई और कहा, माफ करना, मेरी वजह से तुम आज यहाँ फंसी हुई हो। ईशा कुछ कह पाती उससे पहले ध्रुवांश की आवाज गूंजी, कबीर, ईशा और सिल्वी को लेकर सेफ रहना, मैं इसे संभाल लूंगा। कबीर ने सिर हिला दिया। अब मैदान में सिर्फ 2 लोग दिख रहे थे, ध्रुवांश और वो टेंटिकल वाला लड़का। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें हल्की नीली चमक में डूब गईं। वो बुदबुदाया, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब करना ही होगा। उसने दायां हाथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उसके हाथ के आगे एक गोल चलता हुआ गोला बनने लगा, एक फायरबॉल। चारों तरफ गर्मी की लहर फैल गई, हवा कांपने लगी। दूर बैठे एम्परर्स और दर्शक सब हैरान रह गए। रणविजय आंखें फैलाकर बोला, ये नामुमकिन है। यहां तक कि शिवाय भी गंभीर हो गया। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, फिर हंसते हुए बोला, तुम कमाल हो ध्रुवांश। वहीं खड़ा विल्सन कैमरे की तरफ झुकते हुए चिल्लाया, वो हंटर होते हुए एलिमेंट यूज कर पा रहा है, ये तो नामुमकिन है। आमतौर पर ऐसा सिर्फ एम्परर लेवल से ऊपर के लोग कर सकते हैं। मतलब वो फायरबॉर्न है, यानी फायर एलिमेंट के साथ पैदा हुआ है। इतिहास में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है, और वो भी एम्परर लेवल पर। लेकिन ये पहली बार है जब किसी हंटर ने यह किया हो। लाइव चैट में हजारों कमेंट्स एक साथ आने लगे। फायरबॉर्न हंटर, ओपी ध्रुवांश, लेजेंड हंटर, गोट ध्रुवांश। स्क्रीन पर आग का गोला जल रहा था। हवा में उसकी लपटें लहरा रही थीं। सबकी निगाहें बस एक ही सवाल पर टिकी थीं, अब क्या करेगा ध्रुवांश? क्या वो उस बीमन को खत्म कर पाएगा, या ये आग किसी और आग को जन्म देने वाली है? ध्रुवांश का हाथ हवा में आगे की तरफ उठा हुआ था। उसकी हथेली के सामने एक जलता हुआ आग का गोला घूम रहा था, धीरे धीरे, पर हर चक्कर के साथ और बड़ा होता जा रहा था। उसके चारों ओर की हवा गर्म पड़ गई थी, जैसे पूरा हॉल किसी अदृश्य भट्टी में बदल गया हो। चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, सन्नाटा। टीवी, मोबाइल और अरीना के बाहर खड़े एम्परर, सभी की नजरें उसी पर टिक गई थी। हर किसी की सांसें थम गई थीं। कमेंट्स रुक चुके थे। लाइव चैट पर अब बस दिखाई दे रहा था। सब इंतजार में थे, देखना चाहते थे कि आखिर ध्रुवांश का हमला कितना ताकतवर होगा। भले ही ये बात सबको पता थी कि वो फायरबॉर्न है, लेकिन ज्यादातर एम्परर्स, हीरो और सीनियर हंटर्स का मानना था कि उसकी ये शक्तियां अभी अभी जागी हैं, शायद वो उन्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई तो फायर एलिमेंट खुद उसे जला देगा। शिवाय, जो बाहर खड़ा था, अपनी बाहें सीने पर बांधे हुए चुपचाप देख रहा था। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा था, जैसे उसे पता हो कि ये लड़का अब कुछ ऐसा करने वाला है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ध्रुवांश के सामने वो टेंटिकल वाला लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। वो हंसते हुए बोला, मान गया, तुम्हारे पास फायर एलिमेंट है और तुम मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन आखिर तुम इंसान ही हो ना, वो भी हंटर लेवल के। फायर एलिमेंट को काबू में रखने के लिए जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, उतनी तुम्हारे पास है ही नहीं। थोड़ी देर में तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और तब तुम्हारा ये फायर एलिमेंट तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। एक तरह से तुम्हारा ये हमला बेकार है। वो ठहाका लगाकर हंसने लगता है। ध्रुवांश उसकी नाम सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई गुस्सा, बस एक शांत आत्मविश्वास। वो धीरे से मनी मन कहता है, सही कहा तुमने। मैं जानता हूं कि अभी मैं उतना बड़ा हमला नहीं कर सकता कि तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूं, लेकिन वजह मेरी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। असल में मेरे पास तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा रिचुअल पावर है, बस मैं उसे सबके सामने दिखाना नहीं चाहता। फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करके ही मैं पहले ही सबकी नजरों में आ चुका हूं, अब मुझे और ध्यान नहीं खींचना, और मैं तुम्हें मारने भी नहीं जा रहा। वो ये कहते हुए हल्के से मुस्कुराता है, और फिर अपने हाथ से वो जलता हुआ फायरबॉल हवा में उछाल देता है। वो पल जैसे समय को रोक देता है। फायरबॉल हवा में घूमता हुआ सीधा उस टेंटिकल वाले डीमन की तरफ बढ़ता है। डीमन तुरंत अपने टेंटिकल्स फैलाता है। दर्जनों मोटे कांटेदार टेंटिकल्स सामने आ जाते हैं। वो चीखता है, बेकार है ये सब, मैं इसे रोक लूंगा। लेकिन जैसे ही फायरबॉल उसके टेंटिकल से टकराता है, एक धमाकेदार विस्फोट होता है। पूरा हॉल हिल उठता है, दीवारें कांप जाती हैं, हवा में आग की लपटें और धूल भर जाती हैं। ध्रुवांश का वो हमला उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जिसे वो कमजोर फायरबॉल समझ रहा था, वो किसी मिनी सन की तरह फट चुका था। उसके आगे किए गए सारे टेंटिकल्स पल भर में जलकर राख बन गए, और वो खुद दीवार से जा टकराया। उसका शरीर जमीन पर गिरा और उसके मुंह से गहरे नीले रंग का खून निकलने लगा। उसके लगभग सारे टेंटिकल्स झुलस चुके थे। वो कोशिश करता है कि उन्हें वापस उगाए, पर जितना भी प्रयास करता है, कुछ नहीं होता।
वो दर्द से कराह उठता है। हॉल के अंदर अब धुआं और धूल इतनी फैल चुकी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ चिंगारियों की हल्की लाल रोशनी चारों ओर तैर रही थी। दूर एक कोने में अनिकेत, माहीन और वो अनजान हंटर जमीन से टिक के बैठे थे। सभी घायल थे। किसी के हाथ पर गहरा जख्म था, किसी के पेट पर, लेकिन ये सब ध्रुवांश के हमले की वजह से नहीं हुआ था। वो पहले ही टेंटिकल वाले डीमन से लड़ते हुए और छत गिरने की वजह से घायल हो चुके थे। अनजान हंटर दीवार से लगकर बैठा हुआ था। उसके होठों पर खून था और आंखों में हैरानी। वो फुसफुसाया, ये क्या था? ये इंसान नहीं। माही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी। वो एक हाथ से दूसरे घायल हाथ को पकड़े सांसें खींचते हुए बोली, ध्रुवांश कहाँ है वो? अनिकेत अपने पेट पर हाथ रखे दीवार से सटा खड़ा था। उसकी नजर धुएं के बीच किसी को खोज रही थी। वो धीरे से बुदबुदाया, ध्रुवांश अगर तू जिंदा है तो कुछ तो बोल। दूसरी तरफ कबीर भी नजरें घुमाकर वही ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। ईशा जमीन पर बैठी थी। सिल्वी का सिल उसकी गोद में था। सिल्वी बेहोश थी और ईशा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कबीर उनके पास झुका हुआ था, घुटनों पर बैठा ध्रुवांश की दिशा में घूर रहा था। पूरे हॉल में अब बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ध्रुवांश। बाहर टीवी स्क्रीन पर कैमरे का फोकस अब भी धुएं में खोया हुआ था। विल्सन चिल्ला रहा था, दर्शकों ये पल बेहद महत्वपूर्ण है। हम अब तक ये नहीं देख पाए हैं कि ध्रुवांश जिंदा है या नहीं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या वो जिंदा है? क्या वो जीत गया? क्या वो इंसान है भी या कुछ और? हर किसी की सांस अटकी हुई थी। हर नजर उस धुएं पर थी जहां ध्रुवांश खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि जब वो धुआं हटेगा तो वहां ध्रुवांश होगा या सिर्फ राख। धुआं धीरे धीरे छटने लगा था। हवा में राख और जलन की महक अब भी तैर रही थी। हर कोई सांस रोके स्क्रीन की तरफ देख रहा था। टीवी पर, मोबाइल पर या हॉल के बाहर दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर। उसी धुंध के बीच कुछ हिलता डुलता नजर आया, एक परछाई जो जमीन पर नहीं हवा में थी। लाइव देख रहे दर्शकों के बीच सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े सभी एम्परर्स और ऑडियंस के चेहरों पर वही सवाल लिखा था, क्या ध्रुवांश हार गया? विल्सन जो अब तक रिपोर्टिंग कर रहा था अचानक आगे झुकता है। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन तेज थी। तो गाइज, जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो परछाई हवा में है। इसका मतलब साफ है, ध्रुवांश अब नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर जो स्ट्रीमर जो अपने चैनल पर लाइव था तुरंत बोल पड़ता है, गाइज, हंटर रिपोर्टर का कहना है कि वह परछाई उस मॉन्स्टर की है, लेकिन जरा ठहरिए। वो अपनी स्क्रीन पर स्लो मोशन वीडियो प्ले करता है जिसमें ध्रुवांश का फायरबॉल टकराता दिख रहा था। धीरे धीरे चलता वीडियो हर फ्रेम में भरा था विनाश की चमक से। जो ने उत्साह से कहा, देखिए ये वो पल है जब ध्रुवांश का फायरबॉल सीधा उस मॉन्स्टर से टकराया, और ये देखिए वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ उड़ गया था। इसका मतलब ये साफ है कि ध्रुवांश को कुछ नहीं हुआ। रही बात उस परछाई की, तो वो एक पल के लिए रुकता है, कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराता है। वो आ गया। हम जानते हैं कौन है जो ऐसे हवा में उड़ता है। उसी समय धुआं पूरी तरह साफ होने लगता है और वहां सबके सामने एक जाना पहचाना चेहरा उभरता है। वही काला मास्क, वही अंधेरे में लिपटी शख्सियत, हवा में उड़ता हुआ डेविल। सभी की आंखें चौंधी आ गईं। कुछ लोग दहशत में पीछे हट गए। बाहर खड़े एम्परर्स चौंक कर चिल्लाए उठे, डेविल! वहीं जो स्ट्रीमर के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने कैमरे की तरफ मुड़कर कहा, यस, हमारा हीरो आ गया। अब बैटलफील्ड पूरी तरह साफ था। एक तरफ दीवार से टिककर खड़ा ध्रुवांश था जिसकी सांसें भारी थी लेकिन उसकी आंखें स्थिर। दूसरी ओर वो टेंटिकल वाला लड़का खड़ा था जिसका शरीर जगह जगह से जल चुका था। उसके मुंह से नीले रंग का खून बह रहा था और उन दोनों के बीच हवा में तैरता डेविल। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए उस दृश्य को देखा। उसकी आंखों में हल्की थकान थी लेकिन दिमाग में योजना पूरी थी। जैसे ही धुआं उठा था उसने अपनी परछाई को 90% पावर दी थी और उससे डेविल का रूप बनवाया था। खुद सिर्फ 10% शक्ति अपने पास रखी थी ताकि किसी को शक ना हो। अब वो शांति से दीवार से टिककर खड़ा था और सामने उसका दूसरा रूप सबके दिलों में खौफ भर रहा था। टेंटिकल वाला लड़का हांफते हुए कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? डेविल मुस्कुराया। उसकी आवाज भारी और रहस्यमयी थी। जल्द पता चल जाएगा। फिर उसने मुड़कर सामने लगे कैमरे की तरफ देखा। वो जानता था कि बाहर लाखों लोग उसे लाइव देख रहे हैं। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी नियोजित शांति थी। तो दोबारा मिल ही गए हम सब। मेरे प्यारे एम्परर्स, तुम सब ने मुझे निराश किया है। तुम्हें लगा तुम अपने लोगों की हिफाजत कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम असफल रहे। कोई बात नहीं, मैं ये काम तुम्हारे लिए कर देता हूं। इसे मेरा एहसान समझो। उसके हर शब्द में एक अलग वजन था, एक अजीब करिश्मा जो सुनने वाले को रोक देता था। डेविल आगे बोलता गया, और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, सभी डीमंस का नेतृत्व अब मैं कर रहा हूं। मेरी परमिशन के बिना कोई भी इंसानों पर हमला नहीं करेगा, और उम्मीद है कि इंसान भी ऐसा नहीं करेंगे, वरना डेविल किसी को नहीं छोड़ेगा।
ये कहते हुए उसने नीचे उस जले हुए टेंटिकल वाले को दिखा। और ये प्राणी जो तुम्हें दिख रहा है, ये डीमन नहीं है, बस यही बताने आया था, वरना तुम नासमझ इंसान हर किसी को डीमन कहकर हमारे नाम पर बिल फाड़ देते हो। उसके शब्द हवा में फैल गए जैसे बिजली की गूंज। बाहर खड़े दर्शक, एम्परर्स और ऑनलाइन देखने वाले सभी स्तब्ध थे। कोई बोल नहीं पा रहा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, क्या ये सच बोल रहा है या बस कोई चाल चल रहा है? क्या डेविल सच में इंसानों की रक्षा कर रहा है? लाइव चैट में लाखों कमेंट्स बह रहे थे। #डेविल रिटर्न्स, हीरो वर्सेस विलन, ध्रुवांश कौन है, फायर बॉर्न किंग। उधर कैमरे के नीचे खड़ा ध्रुवांश दीवार से टिके लहका मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो जानता था आज जो उसने किया, उसने सिर्फ एक दुश्मन नहीं हराया बल्कि दुनिया को भी अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया था। अब मैदान में कोई चीख नहीं थी, सिर्फ आग की चटकार और हवा में गूंजती डेविल की आवाज। याद रखना, ये दुनिया तब तक सुरक्षित है जब तक मैं हूं। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। हर जगह स्क्रीन पर डेविल का चेहरा चमक रहा था। लोग सड़कों पर रुक गए थे। कैफे में बैठे लोग सांस थामे टीवी की ओर देख रहे थे। हवा में सिर्फ एक ही नाम तैर रहा था, डेविल। हॉल के बाहर खड़े एम्परर अब तक हैरानी में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या चल रहा है। तभी शिवाय आगे बढ़ा। उसने बाकी सभी को शांत करने की कोशिश की। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चिंता भी। तुम सब कुछ समझ नहीं रहे हो, शिवाय ने कहा। वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। सोचो, क्या तुमने कभी डीमंस को इस तरह हमला करते देखा है? वो जीव कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इंसानों और डीमंस दोनों के खिलाफ है। शायद इसलिए डेविल यहाँ आया है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि आरना गुस्से में फट पड़ी। उसके चेहरे पर आग थी और आंखों में जलती हुई लाल चमक। शिवाय, तोड़ दो ये बैरियर। आज मैं उसे अपने हाथों से खत्म करूंगी। ये डेविल खुद को क्या समझता है? पर इस बार शिवाय भी शांत नहीं रहा, जो हमेशा हर बात सोच समझकर बोलता था। आज उसकी आवाज में तूफान था। शट अप आरना, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। शिवाय लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या ये दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में है? तुम कोई देवी हो या महारानी? सालों पहले डीमंस के हमले में अपनों को खोने वाली सिर्फ तुम नहीं थी, लेकिन अपने बदले और अहंकार में तुम हर बार अपनी मनमानी करती हो। आरना का चेहरा कठोर हो गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन शिवाय नहीं रुका। तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें दिखता नहीं कि वो हमारी हेल्प कर रहा है? और तुम खुद गर्जों की तरह अंदर फंसे सभी हंटर्स को मारने की बात कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपना नॉनसेंस बदला लेना है। वहां सन्नाटा छा गया। बाकी एम्परर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने पहले कभी शिवाय को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। आरना ने गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और धीमी लेकिन कांपती आवाज में बोली, शिवाय, तुम ज्यादा बोल रहे हो। इतना कहते ही रणविजय आगे आया और सख्त स्वर में बोला, शिवाय, तुम हमारी कैप्टन की बेइज्जती कर रहे हो। शिवाय उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसकी नजरें अब भी आरना पर थीं। दोनों के बीच हवा भारी हो गई थी। आरना ने तलवार निकाली और उसे शिवाय की ओर तान दिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से भिड़ी, जैसे दो बवंडा टकराने वाले हों। सभी एम्परर की दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अगर यहाँ लड़ाई छिड़ी तो ये सिटी तबाह हो जाएगी। लाखों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन तभी आरना की पलकें झपकते हुए जैसे फैसला ले लिया। उसने धीरे से नजरें झुकाईं और तलवार को वापस म्यान में रख लिया। उसकी सांस भारी थी, लेकिन आवाज शांत। शिवाय भी चुपचाप मुड़ा और स्क्रीन की ओर देखने लगा। दूसरी ओर स्क्रीन पर जोजो स्टीमर का चेहरा था, जो उत्साह से चिल्ला रहा था, देखा, मैंने कहा था ना सबको, डेविल हमारा हीरो है। वो सिर्फ शांति चाहता है। जहां एम्परर नहीं पहुंच पाए वहां डेविल पहुंच गया, और देखना वो उन सभी हंटर्स को बचा लेगा। उसकी आवाज में जीत की खुशी थी। जोजो के चैनल पर व्यूज लगातार बढ़ रहे थे। लाखों लोग लाइव जुड़े हुए थे। उसकी स्ट्रीम ट्रेंड कर रही थी। वहीं दूसरी ओर विल्सन के टीवी और सोशल मीडिया चैनल के व्यूज आधे से भी कम हो चुके थे। विल्सन ने गुस्से में फोन उठाया, ये क्या हो रहा है? हमारे व्यूज इतने कम क्यों हैं? उधर से जवाब आया, सर, लोग किसी जोजो हंटर के चैनल पर जा रहे हैं। वो वक्त से पहले सब अपडेट दे देता है कि असल में वहां क्या होने वाला है। लोग उसके लाइव को बहुत पसंद कर रहे हैं। विल्सन के माथे पर बल पड़ गए। उसने धीरे से कहा, जोजो हंटर? हाँ, उससे तो मिलना पड़ेगा। उधर बैटलफील्ड में अब भी डेविल मौजूद था। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था और उसकी एक नीली और दूसरी लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। वो कैमरे की ओर देखते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक टेंटिकल वाला लड़का चिल्लाया, कौन है बे तू? मरना चाहता है क्या? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, पर वो अब भी लड़ने को तैयार था। उधर कबीर, माही, अनिकेत और वो अनजान हंटर कोने से ये सब देख रहे थे। सबके चेहरों पर हैरानी थी। वो डरी भी थे, लेकिन कबीर की आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। वो किसी तरह डरा नहीं था। डेविल ने बिना घबराए उस टेंटिकल वाले लड़के की ओर देखा। उसकी आवाज शांत लेकिन गूंजती हुई थी, मैं सभी डीमंस का राजा हूं, और तुझे बता दूं, तेरे जैसे दो को हाल ही में मारा है। बहुत मोटी चमड़ी थे, मर ही नहीं रहे थे। फिर मुझे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ी। ये सुनकर टेंटिकल वाला लड़का और भड़क गया।
उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधे डेविल की ओर छलांग लगाई। उसकी बची हुई टेंटिकल हवा में लहराईं, लेकिन डेविल की आंखें हल्की सी लाल चमक से दमक उठीं। ध्रुवांश, जो अब डेविल के रूप में था, डीमन आई का इस्तेमाल कर रहा था। उसके लिए सब कुछ स्लो हो गया था। हवा में तैरते हर टेंटिकल की दिशा, हर हरकत, हर इंच। डेविल ने धीरे से सिर हिलाया, मानो कह रहा हो बेवकूफ है ये। फिर शांत आवाज में बोला, मुझे पता है तुम कुछ बताने वाले नहीं हो और ना मेरे पास तुम्हारे लिए इतना टाइम है, तो अलविदा। इतना कहकर उसने अपनी ब्लैक तलवार निकाली, वही तलवार जो उसे अपने पिता की लैब में मिली थी। तलवार से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसने उस पर डिवाइन एनर्जी इंजेक्ट की और एक ही झटके में वार किया। तलवार की धार इतनी तेज थी कि हवा तक चीर दी। अगले ही पल टेंटिकल वाला लड़का 2 हिस्सों में बट गया और राख बनकर उड़ने लगा। पूरा हॉल सन रह गया। कैमरे के पार बैठे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर खड़े एम्परर उस पल को देखकर हैरान थे। वो कौन सी एनर्जी थी? किसी ने फुसफुसाया। आरना कांपती हुई आवाज में बोली, वो डिवाइन पावर थी, वही पावर जिसे पाने के लिए हमारे ग्रैंड मास्टर्स सालों से कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर सबके चेहरों पर खामोशी और डर उतर आया। हवा भारी हो गई। वहीं जो हंटर भी कुछ ऐसा ही बताता है। वो बताता है उस एनर्जी की चमक और पावर वैसी ही है जैसी पुरानी किताबों में डिवाइन पावर की बताई गई है। उसने कहा, गाइस, वो एनर्जी डिवाइन पावर ही है और मुझे लगता है इंसानों को सोच समझकर डेविल से बात करनी चाहिए। अगर सच में उसके पास डिवाइन एनर्जी है तो वो हमारे ग्रैंड मास्टर्स को भी हरा सकता है। उसे नाराज करना हमें भारी पड़ सकता है। स्क्रीन पर डेविल अब ध्रुवांश की तरफ बढ़ रहा था। वो सबके सामने अपने ही बनाए नाटक को जारी रखता है। उसने ध्रुवांश यानी खुद की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? ध्रुवांश, जो दोबार से सटा खड़ा था, बस सिर हिलाता है। डेविल फिर कबीर की ओर बढ़ता है। माही और बाकी तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वो कबीर के आगे आने लगते हैं, लेकिन कबीर हाथ उठाकर रोक देता है। आप सब बेवकूफ़ी मत करिए। ध्रुवांश धीरे धीरे डेविल के पीछे पीछे चल रहा था। डेविल कबीर के सामने रुकता है। उसकी नीली आंखों में रहस्यमय शांति थी। उसने अपने कोट की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और बिना कुछ बोले कबीर की तरफ बढ़ा गया। ये एक ऑफर है। डेविल की आवाज़ गहरी और भारी थी। राय फैमिली के लिए, सोचकर जवाब देना। हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। कबीर ने वो कागज हाथ में लिया, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे बस इतना महसूस हुआ जैसे उस कागज में किसी राज की खुशबू हो, कुछ ऐसा जो इंसान और डेविल दोनों की किस्मत बदल सकता है। डेविल ने फिर ध्रुवांश की ओर देखा और बहुत शांत लहजे में बोला, अपनी साथी को ले चलो मेरे साथ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ध्रुवांश ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। उसके कदम अपने आप सिल्वी की ओर बढ़े। सिल्वी अब भी बेहोश थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। ध्रुवांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे कोई नाजुक चीज हो जो टूट सकती है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। ईशा घबराकर आगे बढ़ती है। उसकी आवाज कांपती है, रुकिए भैया, ये सही नहीं है, आप नहीं जानते वो कौन है। ध्रुवांश रुकता है, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर टिकी रहती हैं। फिर धीरे से कहता है, तुम कबीर के साथ रहो, मैं तुम दोनों से राय फैमिली के मैंशन में मिलूंगा। ईशा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, पर ध्रुवांश ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके कदम अब भी स्थिर थे, मानो वो पहले से तय रास्ते पर चल रहा हो। डेविल आगे बढ़ने को ही था कि उसने अचानक कहा, एक काम बाकी है। वो बोलते ही ऊपर की ओर उड़ने लगा। कमरे की छत के पास एक कोने में धुंध और टूटे मलबे के बीच एक छोटा सा डिवाइस पड़ा हुआ था, वही जो इस बैरियर को सक्रिय रखे हुए था। उसने उसे एक झटके में उठा लिया। उसकी उंगलियां डिवाइस पर घूमी और एक पल में उस बैरियर की दीवारें झिलमिलाकर गायब हो गईं। डेविल नीचे लौट आया और ध्रुवांश के पास आ खड़ा हुआ। ध्रुवांश ने टेलीपोर्ट वॉच को देखा, वो जो उसकी कलाई पर थी। उसने चुपके से उसका बटन दबाया। एक तेज नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। ईशा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उस रोशनी में खो गई। अगले ही पल ध्रुवांश, डेविल और सिल्वी तीनों हवा में धुंध की तरह घुल गए। वो वहां से गायब हो चुके थे। कमरे में बस एक ठंडी हवा रह गई और पीछे खड़े कबीर, ईशा और बाकी हंटर्स की आंखों में सवाल, क्या वो सच में सिल्वी को बचाने के लिए उनको लेके गया है? ध्रुवांश के जाते जैसे सारा माहौल थम गया हो। उस विशाल हॉल में भारी सन्नाटा छा गया था। हवा तक रुक गई थी। कुछ ही पलों में तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। एक एक करके सभी एम्परर्स वहां पहुंचने लगे। उनके चेहरों पर चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। उमंग सबसे पहले भागते हुए अपने भाई कबीर के पास पहुंचा। उसने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में बेचैनी उभर आई। कबीर, तुम ठीक तो हो? क्या तुम पागल हो गए थे जो उस डेविल के इतने करीब चले गए? और ईशा, तुम कैसी हो? उमंग ने एक सांस में सब कह डाला। कबीर और ईशा दोनों ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम ठीक हैं। उमंग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे से चिंता अब भी नहीं गई थी। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। शिवाय हॉल में एंटर कर चुका था। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। वो सीधा कबीर के पास आकर बोला, कबीर, आखिर वो लोग कहाँ गए? वो डेविल और ध्रुवांश। उसके लहजे में चिंता कम और सवाल ज्यादा था।
कबीर ने हल्के से सिर झुकाते हुए जवाब दिया, एम्परर, मुझे सच में नहीं पता। बस इतना सुना कि उस डेविल ने कहा था वो सिल्वी को ठीक कर सकता है, और यही सुनकर ध्रुवांश भाई उसके साथ चले गए। कबीर की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जैसे हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। सभी एम्परर्स के चेहरों पर एक ही भाव था, हैरानी। तभी आरना आगे आई, उसके साथ माही भी थी। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। आरना ने कहा, ध्रुवांश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने उसे डेमन के साथ मिला हुआ समझ लिया तो हम भी उसे नहीं बचा पाएंगे। शिवाय की भौहें सिकुड़ गईं। उसने मुट्ठियां कस लीं और गुस्से से बोला, तो बताओ उसे क्या करना चाहिए था? हम जैसे लोगों पर भरोसा रखता जो अपने ही जूनियर को बचा नहीं पाए। वो अपनी साथी के लिए गया है आरना। अगर तुम उसकी जगह होती और कोई तुम्हारा अपना मर रहा होता तो क्या तुम दुश्मन से मदद लेने से पीछे हटती? हॉल में अचानक खामोशी छा गई। हवा भारी हो गई थी। तभी पीछे से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, आप चिंता मत कीजिए एम्परर शिवाय, मैं विल सेन, जिसने सब अपनी आंखों से देखा है, ध्रुवांश को कुछ नहीं होने दूंगा। सभी की नजरें अब उस ओर मुड़ गईं। विल सेन सीधा आगे आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो आगे बढ़ते हुए बोला, और एक बात और, वो डेविल इंसानों से दोस्ती चाहता है। हमें उसके साथ बेवजह दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आखिरी लाइन कहते हुए उसकी निगाहें सीधे आरना की तरफ उठीं। आरना कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने कबीर की ओर मुड़कर कहा, कबीर, तुम्हें डेविल ने कुछ दिया था, वो चीज कहाँ है? हमें सौंप दो। कबीर ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज में झिझक थी। माफ कीजिए एम्परर आरना, लेकिन वो चीज डेविल ने राय फैमिली को दी है और मैं उसे यहां सबके सामने नहीं दिखा सकता। आरना के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। कबीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें पता है डेमन्स की कोई भी चीज छिपाने या रखने की सजा क्या हो सकती है? ये देश के लिए खतरा बन सकता है। उमंग तुरंत अपने भाई के आगे आ गया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। माफ कीजिए कैप्टन, लेकिन शायद आप भूल रही हैं, कबीर राय फैमिली से है और उसका बड़ा भाई खुद एक एम्परर है। अगर देश के लिए वो चीज सच में खतरा बनी तो हम खुद उसे हंटर ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देंगे। आरना कुछ पल तक उमंग की ओर देखती रही। उसके चेहरे पर गुस्से और विवशता का अजीब मिश्रण था। अंत में उसने अनिच्छा से सिर हिला दिया। वहीं शिवाय अब तक कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखें शांत थीं, पर भीतर एक गहरा रहस्य छिपा था। उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था सच्चाई। वो जानता था कि डेविल और ध्रुवांश दो अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। सब एम्परर्स अपने अपने सक्सेसर के साथ हॉल से निकलने लगे, लेकिन उनके मनों में सवाल गूंज रहे थे, अब क्या होगा? हर किसी को मालूम था जल्द ही एक और मीटिंग बुलाई जाएगी और उसका टॉपिक होगा ध्रुवांश। शिवाय ने जाते जाते कबीर के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। ईशा का ध्यान रखना और ध्रुवांश की चिंता मत करना, वो जरूर वापस आएगा। कबीर ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ ही देर में शिवाय भी बाहर निकल गया। हॉल खाली हो गया था। बस 3 परछाइयां रह गईं, कबीर, ईशा और उमंग। उमंग ने हल्की सांस ली और धीरे से बोला, चलो घर चलते हैं। कबीर और ईशा बिना कुछ कहे सिर हिलाते हैं। तीनों साथ में बाहर निकलते हैं। हॉल के बाहर हवा चल रही थी, ठंडी मगर बेचैन करने वाली। वो राय फैमिली विला की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी ओर हवा में नीली चमक के साथ एक तेज लहर उठती है और अगले ही पल ध्रुवांश वहां प्रकट होता है। वो उसी विलेज के पास टेलीपोर्ट हुआ था जो पहले वुल्फ ट्राइब का हुआ करता था, इंसानों और डेमन्स के बीच शांति का प्रतीक। आसमान में गहरी धुंध फैली थी, चारों ओर हल्की नमी और एक अनजाना सन्नाटा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, कुछ ही सेकंड्स में चारों तरफ हलचल मच गई। ड्यू, जो पहले वुल्फ ट्राइब का प्रिंस था और अब ध्रुवांश का सेनापति, अपने सैनिकों के साथ भागता हुआ वहां पहुंचा। उसके साथ था रिकार्डो, वही जो कपड़े, औषधियां और मैजिक एलिक्सर बनाने में निपुण था। दोनों की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने राजा को देखा, एक सुकून का भाव भी आया। ध्रुवांश का कॉपी जो उसके पीछे ही था, वहां पहुंचते ही धीरे से उसकी शैडो में समा गया, मानो वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ध्रुवांश ने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया था। ड्यू और लकी के अलावा गांव में किसी ने भी उसका असली चेहरा नहीं देखा था, लेकिन डेमन्स के पास एक ऐसी क्षमता होती है, ऑरा सेंस, जिससे वो अपने साथी या मालिक की ऊर्जा से उनकी पहचान कर लेते हैं। इसलिए सभी दूर से ही झुक गए, क्योंकि वे पहचान चुके थे उनका राजा लौट आया है। ड्यू घुटनों के बल झुकते हुए बोला, मास्टर, आप आ गए। जैसा आपने कहा था, रिकार्डो ने लेडी सिल्वी के इलाज की पूरी तैयारी कर ली है। ध्रुवांश ने बस एक हल्की सी हाँ में सिर हिलाया और बिना एक पल गवाए सिल्वी को अपनी बाहों में उठाए हुए सीधा उस छोटे से कमरे की ओर बढ़ गया जहां तैयारी की गई थी। सैनिक बाहर पहरा देने लगे। भीतर बस 3 लोग गए, ध्रुवांश, ड्यू और रिकार्डो।
कमरा जड़ी बूटियों की खुशबू और जलते मैजिक क्रिस्टल्स की रोशनी से भरा था। ध्रुवांश ने सिल्वी को धीरे से बिस्तर पर लिटाया। उसके चेहरे पर अभी भी वही शांति थी, लेकिन उसकी सांसें बेहद धीमी चल रही थीं। ध्रुवांश बेचैनी से बोला, रिकार्डो, प्लीज जल्दी से सिल्वी को चेक करो, उसकी धड़कनें कम होती जा रही हैं। रिकार्डो ने बिना कुछ बोले झुककर सिल्वी की नब्ज और आंखें देखीं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती चली गईं। हर पल उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। ध्रुवांश की आवाज कांपी, रिकार्डो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सिल्वी ठीक तो है ना? तुम्हारे पास तो हर जहर का इलाज होता है। रिकार्डो ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी थी। माफ कीजिए मास्टर, लेकिन लेडी सिल्वी को जो जहर दिया गया है वो किसी एक जीव का नहीं है। दुनिया के सबसे जहरीले जीवों के जहरों से मिलाकर बनाया गया कंपोजिट वेनम है। इसका इलाज किसी भी दवा से मुमकिन नहीं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। बस दीवारों पर जलते जादुई क्रिस्टल्स की हल्की भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। ध्रुवांश के हाथ धीरे धीरे कांप उठे। उसने नीचे देखा। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई थीं कि नाखून हथेलियों में धंस गए। उसकी आंखों से एक अकेली आंसू की बूंद सिल्वी के हाथ पर गिरी। ड्यू ने यह देखा और गुस्से में गरज उठा, रिकार्डो, कुछ तो करो, तुम मेरे मास्टर को ऐसे निराश नहीं कर सकते। रिकार्डो ने सिर झुकाया हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे उसे कोई उपाय याद आया हो। वो तुरंत बोला, मास्टर, एक रास्ता है, एक तरीका है जिससे हम लेडी सिल्वी को बचा सकते हैं। ध्रुवांश ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की झलक थी। जल्दी बताओ, क्या तरीका है? रिकार्डो हिचकिचाया। उसके शब्द भारी पड़ रहे थे। एक रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास उच्च आत्मशक्ति हो। आत्मशक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह ही होती है, लेकिन इस इंसानी दुनिया में किसी ने भी आत्मशक्ति को बढ़ावा नहीं दिया है। डेमन्स को मारकर ताकत बढ़ने वाले इंसान सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी रखते हैं, वो भी बहुत कम। लेकिन अलग दुनिया और गॉड्स की दुनिया में आत्मशक्ति ही सब कुछ होती है। लोग साधन करके उसे बढ़ा सकते हैं और ताकतवर बन सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आत्मशक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी का बेहतर वर्जन है और आत्मशक्ति इस्तेमाल करता है। ध्रुवांश स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह आत्मशक्ति ही इस्तेमाल करता है, जो लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है, और आत्मशक्ति का 10% स्पिरिचुअल एनर्जी के 100% के बराबर होता है। ध्रुवांश ने भौहें तरेरते हुए कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है? ड्यू भी गरज उठा, तुम मेरे मास्टर की शक्ति पर शक कर रहे हो? जब मेरे जैसे सेनापति की आत्मशक्ति ऊंची है तो मुझे शक्ति देने वाले में कितनी होगी इसका अंदाजा भी है तुम्हें? उसने तलवार निकाल ली। उसकी तलवार पर नीली चमक दौड़ गई, लेकिन ध्रुवांश ने शांत स्वर में हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रिकार्डो झटके से आगे आया, घबराया हुआ। नहीं नहीं मास्टर, मैं आपकी शक्ति को जानता हूं, पर यह विधि अलग है। इसे करने वाले की जान को खतरा हो सकता है, और हम में से कोई नहीं चाहता कि आप अपनी जान को दांव पर लगाएं। ज्यू ने आगे बढ़कर कहा, अगर ऐसा है तो ये विधि मैं करूंगा। अगर लेडी सिल्वी के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन रिकार्डो ने जल्दी से सिर हिला दिया। नहीं सेनापति जी, आप ये विधि नहीं कर सकते। ड्यू हैरान रह गया, क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर शक है? रिकार्डो ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन इस विधि को करने के लिए पीड़ित और साधक को दोनों के शरीर को सीधे तौर पर स्पर्श करना होगा, यानी बिना किसी वस्त्र के। इतना कहते ही रिकार्डो ने आंखें नीचे कर लीं। कमरे में एक असहज सन्नाटा छा गया। ड्यू की आंखें चौड़ी रह गईं, उसके होंठ थरथराप गए। उसने धीरे से सिर झुका लिया। उसके लिए सिल्वी सिर्फ रानी नहीं थी, वो सम्मान थी, मर्यादा थी। उसके बारे में ऐसा सोचना भी उसके लिए अपमान जैसा था। ध्रुवांश चुप खड़ा था। उसकी निगाहें सिल्वी पर टिकी थीं। कमरे की रोशनी अब हल्की पड़ने लगी थी। उसकी सांसें गहरी और आंखें लाल हो चुकी थीं। वो जानता था अब फैसला उसे ही लेना है। कमरे में तीनों के दिलों की धड़कनें एक साथ सुनाई दे रही थीं, और उस सन्नाटे में ध्रुवांश के मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, किसी भी कीमत पर मैं उसे खो नहीं सकता। कमरे के भीतर भारी सन्नाटा था। हवा में औषधियों और जादुई क्रिस्टल्स की मिलीजुली महक फैली हुई थी। सिल्वी अब भी बेहोश थी। उसकी सांसें बेहद धीमी चल रही थीं। दीवारों पर जलते मंत्र संकेत हल्की नीली रोशनी फैला रहे थे। ध्रुवांश ने रिकार्डो और ड्यू दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, बस दृढ़ संकल्प। उसकी आवाज शांत लेकिन आदेशपूर्ण थी, बस ये विधि मैं खुद करूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। रिकार्डो, मुझे जल्दी बताओ क्या करना होगा। रिकार्डो कुछ पल चुप रहा। उसे डर था, लेकिन वो अपने राजा की आंखों में अडिग विश्वास देख चुका था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मास्टर, आपको लेडी सिल्वी के शरीर को स्पर्श करना होगा और अपनी आत्मशक्ति को धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवाहित करना होगा।
आपकी आत्म ऊर्जा उनके भीतर मौजूद जहर को जलाना शुरू करेगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि इस प्रक्रिया में वो जहर आपके भीतर भी आ सकता है। ध्रुवांश ने बिना हिचक के सिर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों अब बाहर जाओ, मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। ड्यू ने झुककर कहा, जी मास्टर, जैसा आपने बोला वैसा ही होगा। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। ड्यू ने बाकी सैनिकों को दूर भेज दिया और खुद दरवाजे के पास खड़ा होकर पहरा देने लगा। उसके चेहरे पर तनाव था, पर आंखों में अटूट वफादारी। अंदर अब सिर्फ ध्रुवांश था, बेहोश पड़ी सिल्वी के साथ। उसकी नजरें उस पर टिक गईं, जहां समय थम सा गया था। सिल्वी का शरीर बेजान पड़ा था, उसके चेहरे की रौनक फीकी पड़ चुकी थी और होंठों का गुलाबी रंग उड़ सा गया था। ध्रुवांश के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने सिल्वी को सावधानी से उठाया और पलंग पर पालथी मारकर बैठा दिया। उसका शरीर नरम और बेजान था। तभी उसकी नज़र सिल्वी के कपड़ों पर पड़ी, वही खूबसूरत ड्रेस जिसे उसने मॉल से सिल्वी के लिए लिया था। जे ब्रांड की एक महंगी ड्रेस। इस शोल्डरलेस ड्रेस की बारीक बुनावट और कमर के ऊपर का पारदर्शी जालीदार हिस्सा उसकी खूबसूरत पीठ को झलका रहा था। ध्रुवांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ड्रेस उतारनी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बिना सिल्वी की परमिशन के उसको छूना और उसके कपड़े निकालने उसे सही नहीं लग रहा था। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। धीरे से अपने कांपते हाथों से उसने ड्रेस के पीछे की जिप खोली। एक झटके के साथ ड्रेस सरक कर नीचे गिर गई। ध्रुवांश ने तुरंत अपनी आंखें मूंद लीं। उसने खुद को सिर्फ छूने और महसूस करने पर केंद्रित किया। उसने सिल्वी को पीछे से अपनी बाहों में लिया, उसकी नंगी पीठ अपने सीने से सटा दी। दोनों के बीच की ये शारीरिक निकटता अजीबोगरीब थी, एक तरफ बेहोशी तो दूसरी तरफ जान बचाने की जद्दोजहद। ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद रखें और अपनी आत्मशक्ति को सिल्वी के शरीर में प्रवाहित करना शुरू किया। एक अदृश्य ऊर्जा की लहर उसके शरीर से निकलकर सिल्वी के रोम रोम में समाने लगी। धीरे धीरे दोनों के शरीर गर्म होने लगे, जैसे कोई कोमल आग उन्हें सेंक रही हो। एक हल्की सी चमक ने उन दोनों को घेर लिया, जैसे कोई दैवीय आभा। ध्रुवांश के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं, उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वो महसूस कर सकता था कि कैसे सिल्वी का शरीर धीरे धीरे जीवंत हो रहा था, जैसे सूखी भूमि पर बारिश की पहली बूंदें गिर रही हों। लेकिन साथ ही एक डरावनी सच्चाई भी उसके सामने आ रही थी। रिकार्डो की चेतावनी सही साबित हो रही थी। जहर अब उसकी ओर बह रहा था। एक ठंडी विषैली लहर उसकी नसों में घुलती महसूस हो रही थी, जैसे कोई जहरीला सांप उसके अंदर रेंग रहा हो। उसने अपने दांत भींच लिए और मन ही मन बोला, जैसा रिकार्डो ने कहा था, जहर मेरी बॉडी में भी फैल रहा है, लेकिन मुझे इस विधि को जारी रखना होगा। समय बीतता गया। ध्रुवांश का शरीर भारी होता जा रहा था, जैसे कोई उसकी ताकत सोख रहा हो। सिल्वी की सांसें अब गहरी और नियमित हो रही थीं, जबकि ध्रुवांश की सांसें उखड़ने लगी थीं। तभी अचानक उसके मन में अमीलिया की आवाज गूंजी, वार्निंग, बहुत तेजी से जहर की मात्रा बढ़ रही है, आपको ये सब यहीं रोक देना चाहिए। ध्रुवांश ने मानो मन ही मन जवाब दिया, अपनी आंखें अब भी बंद किए हुए। चिंता मत करो, मेरी बॉडी इस जहर को झेल सकती है। उसकी आवाज में एक अदम्य जिद थी, एक ऐसा संकल्प जो मौत से भी नहीं डरता। वो लड़ता रहा, अपनी अंतिम शक्ति को निचोड़ते हुए। आखिरकार जब उसे लगा कि सिल्वी का शरीर पूरी तरह से जहर मुक्त हो गया है, तो उसने थककर लेकिन संतुष्टि भरे स्वर में कहा, बस ये हो ही गया। ये शब्द उसके होंठों से निकले भी नहीं थे कि उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। वो बेहोश होकर आगे की ओर गिरा और उसका सिर सिल्वी के कंधे पर आ टिका। उसकी बाहें अब भी सिल्वी को पीछे से थामे हुए थीं, जैसे कोई रक्षक अंतिम सांस तक अपनी रक्षा का वादा निभा रहा हो। कमरे में अब सन्नाटा था, बस दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, सिल्वी की स्थिर और मजबूत और ध्रुवांश की कमजोर और टूटी हुई। दरवाजे के बाहर ड्यू वफादारी से पहरा दे रहा था, अनजान की अंदर क्या घटना घट चुकी है। ध्रुवांश ने अपनी सुरक्षा की कीमत पर सिल्वी की जान बचाई थी और अब दोनों की किस्मत का फैसला समय के हाथों में था। बेहोशी के गहरे सागर से धीरे धीरे सिल्वी की चेतना वापस लौट रही थी। उसकी पलकें हल्की सी झपकीं, फिर धीरे से खुलीं। आंखों में धुंधला सा नजारा था जो धीरे धीरे साफ होने लगा। सबसे पहले उसे अपने पेट पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, एक गर्म सुरक्षित स्पर्श। फिर उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का सिर टिका हुआ है। उस पल वो इतनी शांत और सुरक्षित महसूस कर रही थी कि एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे सब कुछ सही है, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि वो बिना कपड़ों के है।
उसके चेहरे पर पहले तो एक हैरान कर देने वाली खुशी दौड़ गई, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेलने लगी और वो बुदबुदाई, यस फाइनली, हमारे बीच वो सब हो ही गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी राहत और खुशी घुली हुई थी। उसने सोचा आखिरकार ध्रुवांश ने उसे अपनाने का फैसला कर ही लिया था। लेकिन फिर अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से तमतमा उठा। उसने खुद को महसूस किया, न कोई दर्द न कोई अजीब सी फीलिंग। उसने धीरे से बुदबुदाया, ध्रुवांश, क्या सच में हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ है? लेकिन मुझे वैसा कुछ फील तो नहीं हो रहा, न कोई दर्द न कुछ और। उसने इंतजार किया कि ध्रुवांश जवाब देगा, कोई मजाक करेगा या शायद उसे और कसकर गले लगा लेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। धीरे से डरते हुए उसने अपना सिर घुमाया और उस चेहरे की ओर देखा जो उसके कंधे पर टिका हुआ था। ध्रुवांश की आंखें बंद थीं, चेहरा बेहद पीला और होठों का रंग उड़सा गया था। सिल्वी का दिल एकदम से धड़कना भूल गया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और ध्रुवांश के गाल पर रख दिया। उसकी त्वचा ठंडी और नम महसूस हो रही थी। ध्रुवांश, आप सुन रहे हैं? मुझे आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक याद आया, जहर वाली सुई। वो दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गया जब उसे वो जहरीली सुई लगी थी, और फिर सब कुछ समझ में आ गया। ये कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं थी। ध्रुवांश ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो फूट फूट कर रोने लगी। आपको इतनी फिक्र थी मेरी? आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मेरी जान इतनी कीमती नहीं है। उसकी आवाज रुंध गई। भावनाओं के इस ज्वार में वो पलटी और ध्रुवांश को कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उसे अपनी गर्माहट से वापस जीवन देना चाहती हो। तभी एक कमजोर दबी हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, बस करो, अभी जिंदा हूं, सांस नहीं आ रही। इतना कसकर गले लगाओगी तो जरूर मर जाऊंगा। सिल्वी तुरंत ढीली हुई और ध्रुवांश के चेहरे की ओर देखने लगी। उसकी आंखें अब खुली थीं और उनमें एक हल्की सी चमक लौट आई थी। सिल्वी की आंखों में राहत के आंसू छलक आए। शुक्र है आप ठीक हैं। मैं डर गई थी। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? भावनाओं में बहकर वो फिर से उसे सीने से लगा लेती है। लेकिन तभी ध्रुवांश ने हल्के में कहा, मैं समझ पा रहा हूं कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हारी खुशियों की सॉफ्टनेस मेरे फेस को टच कर रही है। और याद दिला दूं कि तुमने अभी कुछ भी नहीं पहना हुआ है। यह सुनते ही सिल्वी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वो एक झटके में ध्रुवांश को पीछे धकेल कर बैठ गई और अपने सीने को हाथों से ढक लिया। उसके गाल लाल हो चुके थे। ध्रुवांश मुस्कुराया, आपके ये सब करने में ज्यादा जल्दी नहीं होगी? अब तो मैंने सब। सिल्वी ने तुरंत अपना हाथ उठाकर उसके मुंह पर रख दिया, लेकिन ध्रुवांश ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और अपने मुंह से हटा दिया। उसकी आंखों में गंभीर भाव आ गया था। सिल्वी, उसने गंभीर स्वर में कहा, मैंने हमेशा खुद को इन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश की है। मुझे प्यार में ऐसे धोखे मिले हैं कि कभी दोबारा प्यार करने की सोची भी नहीं। आज से पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया, मुझे लगता था बस मुझे तुम्हारी परवाह है। लेकिन उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर के संघर्ष को जीत रहा हो। जब तुम्हें इस हालत में देखा, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। मैंने किसी चीज की परवाह किए बिना सिर्फ तुम्हें बचाना चाहा। यह सिर्फ फिक्र नहीं है। सिल्वी हैरान थी। उसने कभी ध्रुवांश को इतना भावुक, इतना कमजोर नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी और वो धीमी आवाज में बोली, तो बोलिए ना, फिक्र नहीं तो वो क्या है? उसके इन शब्दों ने जैसे ध्रुवांश के भीतर की आखिरी रुकावट तोड़ दी। उसने तुरंत सिल्वी की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ उसके बालों में डालते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। और फिर बिना कुछ सोचे उसने उसके होठों को अपने होठों से मिला दिया। सिल्वी की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये सॉफ्ट, डीप, पैशनेट किस उसकी सारी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छी थी। कुछ ही पलों में उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं और उसने इस पल को पूरी तरह से महसूस करना शुरू कर दिया। ये वो पल था जब दो दिलों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। ध्रुवांश के सख्त होंठ सिल्वी के नर्म, कोमल होठों पर एक अजीब सी मिठास छोड़ रहे थे। उसके दोनों हाथ सिल्वी की खुली हुई गोरी और मखमली पीठ कर धीरे धीरे रेंग रहे थे, जैसे कोई कलाकार किसी नायाब कृति को महसूस कर रहा हो। हर स्पर्श में एक सॉफ्टनेस थी, मानो वो उसकी त्वचा के हर रोमांच को अपनी उंगलियों में कैद कर लेना चाहता हो। तभी ध्रुवांश में महसूस किया कि सिल्वी सांस नहीं ले रही है, जैसे इस पल में वो अपनी सांसें ही भूल गई हो। वो उसके होठों से अलग हुआ और अपनी धीमी मगर अट्रैक्टिव आवाज में बोला, सांस लो पागल। उसकी आवाज में एक प्यार भरी डांट थी, जैसे कोई बच्चे को समझा रहा हो। सिल्वी ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे फिर से जीवन का एहसास हुआ हो। वो कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुवांश ने फिर से उसके होठों को अपने होठों में समेट लिया। इस बार ये किस और भी गहरी थी।
ध्रुवांश सिल्वी के होठों में इतना खो गया कि उसने एक पल के उत्साह में हल्का सा उसके निचले होठ को दबा गया। फिर ध्रुवांश के होठ सिल्वी के होठों से अलग हुए और उसकी गर्दन की नर्म त्वचा पर निशान छोड़ते हुए नीचे सरकने लगे। वो उसकी गर्दन और सीने को चूमते हुए सिल्वी ध्रुवांश के साथ मदहोशी की उस अवस्था में खोई हुई थी जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कुछ देर ऐसा ही चलता है, लेकिन फिर ध्रुवांश खुद को काबू करते हुए सिल्वी से दूर होता है और धीरे से सिल्वी को अपनी बाहों में भरते हुए अपने ऊपर ही सुला लेता है। उसने सिल्वी को जोर से हक किया, मानो वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता हो। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और चेहरा लाल था। वहीं सिल्वी, जो ध्रुवांश के सीने पर सिर रखे हुए लेटी थी, ध्रुवांश के प्यार को महसूस कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी, जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही हो। तभी वो भी ध्रुवांश को हक करते हुए उसके ऊपर ही आंखें बंद करके सो जाती है। कमरा बिल्कुल शांत था। बस खिड़की से आती हल्की सी चांदनी उस पर्दे से टकराकर कमरे में फैल रही थी। अंदर बिस्तर पर ध्रुवांश और सिल्वी लेटे हुए थे। दोनों के चेहरे पर एक गहरा सुकून था, जैसे बरसों बाद उन्हें एक दूसरे की बाहों में नींद आई हो। सिल्वी का सिर ध्रुवांश के सीने पर टिका हुआ था। उसकी सांसें बड़ी धीमी और कोमल थीं। ध्रुवांश के एक हाथ ने उसकी पीठ को हल्के से थाम रखा था, जबकि दूसरा हाथ उसके बालों में लिपटा हुआ था। दोनों के चेहरे इतने शांत और सुकून भरे लग रहे थे कि देखने वाला भी पल भर को ठहर जाए। कमरे के बाहर दरवाजे के पास ड्यू खड़ा था, वही ड्यू जो वुल्फ ट्राइब का प्रिंस हुआ करता था और अब ध्रुवांश का वफादार कमांडर था। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, पर फिर भी वो अपने काम के लिए लॉयल था। ध्रुवांश के ऑर्डर के मुताबिक उसे किसी को भी अंदर जाने नहीं देना था, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उसी वक्त वहां तेज कदमों की आवाज गूंजती है। ड्यू चौकन्ना हो जाता है। अगले ही पल वहां लकी आ जाता है और उसके पीछे उसके 3 साथी, हडसन जो शहर का सबसे बेहतरीन बिल्डर है, रिकार्डो जो मेडिसिन किंग के नाम से जाना जाता है, और आखिर में जैक, वेपन मास्टर। चारों के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। रिकार्डो ने जैसे ही लकी को बताया कि ध्रुवांश वापस आ गया है और सिल्वी की हालत ठीक नहीं थी, लकी सब कुछ छोड़कर यहां दौड़ा आया था। सिटी की कंस्ट्रक्शन बीच में ही छोड़ दी। उसके कदम रुक ही नहीं रहे थे। रिकार्डो उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन लकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो उसको बताना चाहता था कि मास्टर ने किसी को अंदर न जाने का ऑर्डर दिया है। वो जैसे ही गेट के पास पहुंचता है, ड्यू आगे बढ़कर रास्ता रोक लेता है। ड्यू की आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें इज्जत थी। माफी चाहता हूं सर लकी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। लकी की आंखों में गुस्सा आ गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। क्या कहा तुमने? तुम मरना चाहते हो क्या? उसने घूरते हुए कहा। ड्यू ने बिना किसी डर के जवाब दिया, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे आप मुझे जान से ही क्यों ना मार दें। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। बाकी तीनों साथी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लकी ने मुट्ठियां भींच लीं, फिर भारी आवाज में बोला, ड्यू, मैं यहां का वाइस लीडर हूं। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, सामने से हट जाओ। ड्यू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी स्थिर थी। आपका आदेश मेरे लिए मानना जरूरी है सर, लेकिन मैं अपने मास्टर के आदेश के लिए उससे भी ज्यादा वफादार हूं। उन्होंने कहा है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उनके खिलाफ जाने की हिम्मत आप और मैं दोनों नहीं कर सकते। ये सुन लकी थोड़ी देर के लिए ठहर गया। उसकी नजरों में हैरानी थी। उसने रिकार्डो की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो, क्या सच में ध्रुवांश ने ऐसा कहा है? रिकार्डो ने धीरे से सिर हिलाकर हां कर दी। लकी ने झल्ला कर कहा, अरे रिकार्डो के बच्चे, ये सब पहले बता नहीं सकता था? रिकार्डो ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मास्टर, कब से बता रहा हूं, आप सुनने को तैयार ही नहीं थे। लकी ने सिर के पीछे हाथ रखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, वो मैं थोड़ा परेशान हो गया था। वातावरण थोड़ा हल्का हो गया। हडसन और जैक ने भी राहत की सांस ली। लकी ने फिर ड्यू से पूछा, अंदर से कोई खबर आई? ड्यू ने सिर हिलाकर ना कहा। लकी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कुछ देर वेट करता हूं, लेकिन अगर फिर भी डेविल भाई और मिस सिल्वी की कोई खबर नहीं मिली तो मैं अंदर जाऊंगा और उस वक्त मुझे कोई नहीं रोकेगा। वो वाक्य जैसे ही खत्म हुआ, तभी अंदर से एक धीमी मगर ठंडी आवाज आई, कौन है जो अंदर आने की बात कर रहा है? सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की ओर घूम गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से ध्रुवांश बाहर आया। उसके कदम बेहद शांत थे,
लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि हवा तक थम गई। उसकी आंखों में नींद का हल्का असर था, लेकिन चेहरे पर वो पुराना आत्मविश्वास और वो अद्भुत ठहराव लौट आया था। ध्रुवांश सीधा लकी के सामने आकर रुका। बाकी तीनों, रिकार्डो, हडसन और जैक, तुरंत झुक गए। ड्यू भी सिर झुकाकर पीछे हट गया। ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान के साथ सबको उठने का इशारा किया। फिर उसने आगे बढ़कर अपने हाथ की उंगली से लकी के माथे पर चोट मारी। तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की सोच रहे थे? लकी ने हल्का सा आउच कहते हुए माथा सहलाया और शर्माते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो बस आपके लिए थोड़ा परेशान था। ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में उस वक्त प्यार, अपनापन और समझ का मिला जुला भाव था। वो बोला, मुझे पता है लकी, लेकिन कभी कभी चिंता भी हद से ज्यादा हो जाए तो वो भरोसे को चोट पहुंचाती है। बस याद रखना, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं होगा। लकी हल्का मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अब वही पुरानी गर्मजोशी लौट आई थी। बाकी तीनों ने भी चैन की सांस ली। तभी ध्रुवांश ने अपने पीछे खड़े ड्यू की ओर पलट कर देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। गुड जॉब ड्यू, उसने ठहर कर कहा। आवाज में गर्व और संतोष दोनों थे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक कमांडर को ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनते ही ड्यू तुरंत सिर झुकाकर गहरी आवाज में बोला, शुक्रिया मास्टर, मैंने हमेशा के लिए आपके प्रति वफादारी की कसम ली है। कोई भी मुझे आपका ऑर्डर फॉलो करने से नहीं रोक सकता। ध्रुवांश कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी और संतोष एक साथ उभरा। ड्यू की ये निष्ठा, उसका समर्पण उसे भीतर तक छू गया। तभी बाकी सबकी नजरें अचानक गंभीर हो गईं। लकी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए धीमे लेकिन घबराई आवाज में पूछा, मास्टर, लेडी सिल्वी कैसी है? ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए सामने के गेट की ओर इशारा किया और सहजता से बोला, खुद पूछ लो। सभी की निगाहें उस दिशा में चली गई। वहां से सिल्वी धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसके कदम हल्के थे, जैसे किसी स्वप्न से बाहर आई हो। वो अब अपनी सफेद नीले रंग की ड्रेस में थी, जो हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी। उसके बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर वही कोमल मुस्कान थी जिसने पूरे माहौल को एक पल में शांत कर दिया। सभी लोगों ने ध्रुवांश और लकी को छोड़कर तुरंत सिर झुका लिया। हमें खुशी है आपको सही सलामत देखकर लेडी सिल्वी, वे एक साथ बोले। सिल्वी हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे प्लीज आप सब खड़े हो जाइए, मुझे ही आपका शुक्रिया करना चाहिए। मेरी वजह से आप सबको परेशानी हुई। सैनिकों ने एक स्वर में जवाब दिया, हमारे लिए जितने जरूरी मास्टर हैं उतनी ही जरूरी आप भी हैं। उस पल ध्रुवांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन तभी लकी की नजर कुछ और पर टिक गई। उसने ध्यान से देखा। ध्रुवांश की गर्दन के पीछे हल्के लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच दिया हो। वो थोड़ा झुककर देखता है, फिर उसकी नजर सिल्वी की गर्दन पर जाती है। वहां भी हल्के रेड मार्क्स थे। लकी की आंखें फटी रह गईं। वो ध्रुवांश की ओर देखता है और उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ जाती है। डेविल भाई, वो हंसी रोक नहीं पाता। मैंने तो सुना था कि मिस सिल्वी की हालत बहुत खराब थी। ध्रुवांश ने उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा। हाँ, क्यों? लकी अब लगभग मुस्कुराहट को दबा नहीं पा रहा था। उसने ताने भरे लहजे में कहा, तो ये आपकी गर्दन और... वो आगे बोल पाता, उससे पहले ही एक मुक्का बिजली की तरह उसकी ओर आया। धड़ाम! लकी हवा में उड़ा और सीधा एक घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा गिरा। धूल उड़ गई, दीवार के पत्थर बिखर गए। वहां खड़ा ध्रुवांश हल्की सांस लेकर माथे से पसीना पहुंचता है और मन में बड़बड़ाता है, बेवकूफ कहीं का, सबके सामने बोलना जरूरी था क्या? सभी लोग सन्न रह गए थे। उनकी नजरें टूटी दीवार पर टिकी थीं। कुछ ही देर में अंदर से लकी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसके बाल बिखरे थे, कपड़ों पर धूल जमी थी और वो गुनगुना रहा था, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने मैं कहां किधर चला। पूरा माहौल एक पल में तनाव से निकलकर हल्की हंसी में बदल गया। ध्रुवांश ने गंभीर चेहरा बनाए हुए कहा, हडसन, माफ करना, लेकिन वो दीवार ठीक कर देना। हडसन मुस्कुराया और सिर झुकाकर बोला, अभी कर देता हूं मास्टर। उसने हाथ उठाया। उसकी हथेलियों से ग्रीन चमकती हुई ऊर्जा निकलने लगी और टूटे पत्थर, ईंटें, लकड़ियां हवा में तैरने लगीं। देखते ही देखते दीवार के टुकड़े अपनी जगह पर जाकर जुड़ गए। रंग भी पहले जैसा हो गया। ऐसा लगा मानो वहां कुछ टूटा ही ना हो।
ध्रुवांश की आंखों में हल्की चमक आई। तुम कमाल हो हडसन। हडसन ने झुककर कहा, सब आपकी दी हुई शक्ति की वजह से है मास्टर। उस दिन जाने से पहले आपने मेरा ही नाम मुझे वापस दिया था और उसके साथ मेरी शक्ति भी बढ़ गई थी। अब मैं ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता हूं, किसी भी पत्थर या मटेरियल को अपनी इच्छा से आकार दे सकता हूं। ध्रुवांश ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर चारों ओर देखा। उसके सामने फैला था एक खूबसूरत दृश्य, शांत समुद्र, लहरों की गहराई में झिलमिलाता आसमान और बीचों बीच वही रास्ता जिस पर वो खड़ा था। दोनों तरफ लकड़ी और पत्थर के छोटे छोटे घर बने थे। उनकी छतों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और दूर से बच्चों की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। रास्ता सीधा जाकर एक विशाल नीले गेट पर खत्म हो रहा था, पत्थर का बना हुआ, मजबूत और रहस्यमयी। गेट के भीतर से नीली चमक निकल रही थी, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा खुला हो। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए मौन हो गए। लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और गेट से आती हल्की गूंज सब मिलकर एक अजीब सी शांति बना रही थी। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और उस नीली रोशनी की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, अब तक तो ये बन गया होगा। हल्की हवा चल रही थी। ध्रुवांश रोड पर खड़ा था। उसके सामने विशाल पत्थर का एक गेट था, इतना बड़ा कि उसके साये में एक पूरा महल छुप सकता था। पत्थर पुराना था, लेकिन उसकी सतह पर चमकते हुए कुछ रहस्यमयी निशान खुदे हुए थे। ऊपर की ओर एक नाम उकेरा था, मून लाइट रेल्म। ध्रुवांश ने नजरें ऊपर उठाईं, धीरे से होठों पर मुस्कान आई और उसने पढ़ा, मून लाइट रेल्म। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। वो कुछ पल तक उसी नाम को निहारता रहा, जैसे उसमें कोई पुरानी याद बसी हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने खुद से कहा, मुझे आज भी याद है वो दिन। धीरे धीरे उसके सामने वही पुरानी याद खुलने लगी, जब वो और उसके साथी मिलकर इस नए देश की नींव रख रहे थे। वो चौड़ा मैदान, चारों ओर पत्थर, हवा में धूल और उम्मीदों की गंध। सभी लोग एक जगह इकट्ठा थे। लकी, रिकार्डो, जैक, ड्यू और बाकी सब पूछ रहे थे, मास्टर हमारे इस देश का नाम क्या होगा? तब ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा था, हमारी इस कंट्री का नाम होगा मून लाइट रेल्म। सभी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुवांश ने आगे कहा, मून लाइट हेल डेमन की देवी के नाम से लिया गया है और रेल्म मतलब होता है एक बड़ा साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जहां हमारी रोशनी हमेशा चमकेगी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सब जैसे उस नाम के मतलब को महसूस कर रहे थे। ध्रुवांश ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, नाम पसंद नहीं आया क्या? बस इतना कहना था कि सबने एक साथ खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, वाह मास्टर, बहुत अच्छा नाम है, मून लाइट रेल्म, मून लाइट रेल्म। हर आवाज में जोश और गर्व था और उस भीड़ के बीच खड़ा ध्रुवांश अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। वो मन ही मन बोला, इनको तो बस ये नाम पसंद आया है, पर असल में मैंने ये नाम अपनी माँ के नाम से रखा है। उसके शब्द हवा में गुम हो गए, लेकिन उस पल उसकी मुस्कान में गहरी भावनात्मक चमक थी। तभी लकी ने पूछा, भाई हमारा कैपिटल क्या कहलाएगा? ध्रुवांश ने हल्की नजर वहां आते हुए हडसन की ओर डाली, जो कुछ देर पहले ही शहर के नक्शे पर काम कर रहा था। हडसन ने सिर उठाकर कहा, बिल्कुल मास्टर, सब तैयार है। ध्रुवांश उसके पीछे चल पड़ा। सामने वही विशाल पत्थर का गेट था, जिसके भीतर कुछ नहीं था, बस एक गहरी सी खामोशी। ध्रुवांश रुका। उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान आई। फिर उसने अपनी हथेली उठाई और उसमें आत्मशक्ति जगमगाने लगी। वो नीचे से ही धीरे धीरे उस पत्थर के गेट पर कुछ प्राचीन चिन्ह बनाने लगा। हर निशान से व्हाइट रोशनी फैलती चली गई। कई घंटे बीत गए, रात बीत गई थी, सुबह होने को थी। ध्रुवांश का शरीर थक गया था, मगर उसकी आंखों में संतोष था। आखिरकार जब उसने आखिरी चिन्ह पूरा किया तो पूरे गेट के बीच में नीली एनर्जी की एक झिलमिलाती परत बन गई, जैसे हवा में कोई चमकदार झील लहरा रही हो। सभी लोग हैरानी से उस दृश्य को देख रहे थे। रिकार्डो के होठों से अनायास निकला, ये तो किसी और दुनिया का रास्ता लग रहा है। ध्रुवांश हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और बिना झिझक उस गेट के अंदर चला गया। बाकी सबने एक दूसरे को देखा और फिर उसके पीछे पीछे गुजर गए। जैसे ही वे सब उस गेट के पार पहुंचे, एक पल के लिए सबकी सांस थम गई। सामने एक नई दुनिया थी, एक विशाल खुला आसमान जिसमें तैरते हुए पहाड़ थे। हवा में चमकती ऊर्जा के कण उड़ रहे थे। नीचे हरियाली थी, झीलें थी और ऊपर नीले गुलाबी रंग में घुला हुआ आसमान। लकी ने धीमे से कहा, ये तो जादू है। ध्रुवांश ने चारों ओर देखा और उसकी आवाज गर्व से गूंजी, ये होगी हमारी राजधानी, स्काई सिटी। सभी के चेहरों पर चमक आ गई। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर सबको देखा। उसकी आंखों में वो संतोष था जो किसी सपने को हकीकत बनाते वक्त आता है। प्रेजेंट में वही जगह, वही गेट, पर अब वक्त बदल चुका था। ध्रुवांश उस गेट के सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। वो आगे बढ़ा और गेट के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसका चेहरा हैरानी से भर गया। पूरा शहर बन चुका था, नदियां, इमारतें, उड़ते आइलैंड पर बनने के लिए सब कुछ जीवन था। उसने कहा, इतनी जल्दी पूरी सिटी बना डाली, हडसन की पावर तो लाजवाब है। उसने ऊपर देखा, एक उड़ते पहाड़ पर अब एक शानदार किला खड़ा था। वो मुस्कुराया, गुड जॉब हडसन, जैसा मैंने कहा था, स्काई सिटी को एंशिएंट टाइप बनाना, ताकि आने वाले लोग इसे देखकर अचंभित रह जाएं। सिल्वी उसके पीछे चल रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। वो बोली, हडसन, तुमने और तुम्हारी टीम ने वाकई बहुत मेहनत की है। ये शहर खूबसूरत है। हडसन झुकते हुए बोला, लेडी सिल्वी, मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया। थोड़ी देर सबने उस शहर का चक्कर लगाया, गलियों से गुजरे, हवा में तैरते बागीचे देखे और हर किसी के चेहरे
चेहरे पर गर्व झलक रहा था। हडसन ने सभी को बताते हुए कहता है, आइलैंड पर बने किले और बाकी के मुख्य कार्यालय पर जाने के लिए ये टेलीपोर्ट यूज करना होता है, लेकिन इसे सभी यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई बिना इजाजत यहाँ उड़ पाएगा। ये सुन ध्रुवांश ध्यान से वो टेलीपोर्ट स्पेल देखता है जो एक गोल पत्थर पर कुछ निशानों से बनाया हुआ था। वहीं ऊपर उन आइलैंड से नीचे ही एक बैरियर देखता है जिससे कोई अगर उड़कर जाने की कोशिश करेगा तो वो वापस नीचे पहुंच जाएगा। ये देख वो हडसन को कहता है, हडसन बहुत अच्छा काम किया है। ये सुन हडसन खुश हो जाता है और ध्रुवांश के आगे सर झुका देता है। ध्रुवांश रुक गया, उसकी नजरें बाकी सभी लोगों पर थी। मुझे सिल्वी को लेकर वापस जाना होगा, उसने कहा, वरना इंसान हमें गलत समझ लेंगे। मैं उसे सबके सामने से यहाँ लाया था, इसलिए अब उसे साथ लेकर लौटना जरूरी है। सभी के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन ध्रुवांश मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं जल्द लौटूंगा और तब हम मनाएंगे हमारी सिटी की पहली पार्टी। सभी के चेहरे फिर खिल उठे। ध्रुवांश ने आगे कहा, और हाँ, अब वक्त है कि मैं रिकार्डो को भी नाम देकर उसकी पावर बढ़ा दूं। वो कुछ पल के लिए शांत हुआ, आंखें बंद की और अपने हाथ को धीरे से रिकार्डो की ओर बढ़ाया। उसकी आवाज गूंजी, रिकार्डो। अगले पल ही रिकार्डो का शरीर पीली रोशनी में नहाने लगा, उसकी ऊर्जा हवा में फैलने लगी। बाकी सभी श्रद्धा से झुक गए। ध्रुवांश मुस्कुराया, सिल्वी का हाथ थामा और एक नीली रोशनी के साथ दोनों वहां से गायब हो गए। राय फैमिली के बड़ा सा हॉल इस वक्त असामान्य रूप से शांत था। कमरे के बीचों बीच लंबा चौड़ा गोल टेबल रखा था जिस पर एक सफेद कागज बड़ी सावधानी से रखा गया था, जैसे वो किसी बम से कम ना हो। टेबल के चारों ओर राय फैमिली के लगभग सभी मेंबर्स बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। कबीर और उमंग एक दूसरे के बगल में बैठे थे। दोनों की नजरें उस कागज पर टिकी थी जो कुछ घंटे पहले ध्रुवांश अपने डेविल रूप में कबीर को एम्परर हॉल की लड़ाई के बाद दिया था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में बेचैनी छिपी थी। कबीर ने धीरे से अपनी उंगलियां टेबल पर रखी और शांत आवाज में कहा, आप सब इतना सोच क्यों रहे हैं? मुझे लगता है हमें इसे खोल कर देखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा इसमें लिखा क्या है। वो रुककर थोड़ा मुस्कुराया, वैसे भी मुझे वो डेविल दिल से बुरा नहीं लगता, उसने एक बार पहले भी मेरी जान बचाई थी। उसकी बात सुनकर उमंग भी थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने सोचा और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, अब तक की उसकी हर हरकत यही दिखाती है कि वो इंसानों के साथ मिलकर रहना चाहता है। और एक बात और, उस हादसे के सिर्फ 1 घंटे बाद ही हंटर ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हुई थी। बाकी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। उमंग आगे बोला, उन्होंने फिलहाल किसी भी डेमी ह्यूमन पर हमला न करने का ऑर्डर दिया है और शायद वो डेविल से मीटिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। सुना है वो मीटिंग कबीर या ध्रुवांश के जरिए ही करना चाहते हैं, क्योंकि डेविल ने सिर्फ इन्हीं दोनों से बात की थी। ये सुनकर कबीर के डैड, जो परिवार के सबसे सीनियर और समझदार सदस्य थे, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, ये तो वाकई अजीब बात है। मुझे लगा था वो लोग उसे खत्म करने के लिए फौज भेजेंगे, लेकिन अगर उन्होंने शांति का रास्ता चुना है तो ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। उन्होंने चारों ओर बैठे लोगों को देखा, फिर गंभीर लहजे में बोले, अगर इंसान और डेमी ह्यूमन एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए नई शुरुआत होगी। इतना कहकर उन्होंने उमंग की ओर इशारा किया, खोलो इसे। उमंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कागज को सावधानी से उठाया जैसे कोई कीमती वस्तु हो और उसे खोलने लगा। कागज खुलते ही उस पर हल्की सी नीली चमक उभर आई, जैसे उसमें कोई ऊर्जा बह रही हो। उमंग ने गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। हेलो एम्परर उमंग, मुझे भरोसा है कि ये तुम ही पढ़ रहे होगे, क्योंकि मुझे पता है किसी को मुझ पर भरोसा नहीं होगा और तुम ही हो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तो ऑफकोर्स तुम ही पढ़ोगे। ये पढ़कर उमंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सिर हिलाते हुए बोला, ये डेविल बहुत पहुंची हुई चीज है। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। फिर उमंग ने दोबारा ध्यान से पढ़ना जारी रखा। तो राय फैमिली के सभी लोगों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैंने सभी डेमी ह्यूमन के साथ मिलकर एक देश बनाया है। उसका नाम है मून लाइट रेल्म और मैं हूं उसका लीडर। कबीर ने चौंक पर उमंग की ओर देखा। एक देश उसने वाकई बना लिया? उमंग ने सिर हिलाया और आगे पढ़ा, मैं इंसानों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता हूं, इसलिए मैं राय फैमिली को हमारे साथ मिलकर व्यापार करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। मुझे पता है शुरुआत में कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले कृपया इस पेपर में थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करो। अब कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उमंग पर थीं। कबीर के डैड ने शांत आवाज में कहा, करो उमंग। उमंग ने बिना झिझके अपनी उंगलियां उस कागज पर रखी और उसमें हल्की सी ऊर्जा फ्लो कर दी। अगले ही पल कागज के बीच बना तारे जैसा निशान चमक उठा। कमरा नीली रोशनी से भर गया। सबने सांस रोक ली। फिर उस पेपर से एक छोटी सी कांच की बोतल और एक सफेद पत्थर का टोकन बाहर आ गए। कांच की बोतल में हल्का सुनहरा लिक्विड भरा था, ऐसा जैसे किसी ने धूप को तरल रूप में बंद कर दिया हो। उमंग ने दोनों चीजें सावधानी से पकड़ लीं और आगे पढ़ने लगा। इस कांच की बोतल में मौजूद लिक्विड 100% रिकवरी पोशन है। ये खास तौर पर इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। मैं ऐसे बहुत सारे पोशन बना सकता हूं, लेकिन बेचने के लिए मैं सिर्फ 50% रिकवरी वाले पोशन तक ही उपलब्ध कराऊंगा। ये एक सैंपल है, इसे इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें मेरा ऑफर पसंद आए तो हम मिल सकते हैं।
मुझसे मिलने के लिए बस इस सफ़ेद टोकन को तोड़ देना, मैं खुद आ जाऊंगा। उमंग का चेहरा पढ़ते पढ़ते बदलने लगा। वो बोतल को रोशनी की तरफ उठाकर देखने लगा। लिक्विड धीरे धीरे उसमें घूम रहा था, मानो जिंदा हो। उसने हैरानी से कहा, रिकवरी पोशन, ऐसी चीज जिसे दुनिया की सबसे बड़ी फैमिलियां बनाने की कोशिश कर रही हैं और कोई नहीं बना पाया। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। हर चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उसके पीछे उम्मीद भी झलक रही थी। कबीर की आंखों में चमक थी। वो धीरे से बोला, अगर ये सच है तो ये इंसानों और डेमी ह्यूमन के बीच एक नई शुरुआत हो सकती है। कमरे का माहौल अचानक बदल गया था। पहले जहां संदेह था, अब वहां जिज्ञासा थी। जहां डर था, वहां अब उम्मीद। राय फैमिली का हर सदस्य उस छोटी सी बोतल और सफेद टोकन को ऐसे देख रहा था जैसे उनके सामने इतिहास लिखा जा रहा हो। तभी कबीर के डैड कहते हैं, उमंग को छोड़ सभी यहां से जा सकते हैं। इसका फैसला हम जल्द ही करेंगे। ये सुन सभी वहां से जाने लगते हैं। कबीर भी खड़ा होते हुए वहां से चला जाता है। मिथिकल सिटी की सुबह हल्की सूरज की रोशनी से जगमगा थी। आसमान में तैरते एयर बलून एड्स और सड़कों पर तेजी से गुजरती गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें, इंजन की गूंज और ठंडी हवा का एक अजीब सा मिश्रण माहौल को और रहस्यमयी बना रहा था। शहर जिंदा था, लेकिन कुछ हिस्से अब भी सोए हुए लगते थे, अंधेरे, वीरान और खामोश। इन्हीं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच एक तंग और सुनसान गली में ध्रुवांश और सिल्वी अचानक प्रकट हुए। नीली चमक की एक हल्की लहर हवा में गायब हुई और दोनों वहां खड़े थे। आसपास सिर्फ दीवारों से टकराती हवा की सरसराहट थी। ध्रुवांश धीरे से चारों ओर देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी। वो अपनी कलाई की वॉच को घोरते हुए कहता है, ये वॉच भी ना रैंडम लोकेशन सिलेक्ट करने पर कुछ ज्यादा ही रैंडम जगहों पर पहुंचा देती है। सिल्वी चारों ओर देखती है। ऊंची इमारतों की छाया, दीवारों पर टूटी ग्राफिटी और दूर किसी बिल्डिंग के शीश से रिफ्लेक्ट होकर आती रोशनी। वो धीरे से कहती है, ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। ध्रुवांश उसके चेहरे की ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, डरो मत, ये मिथिकल सिटी ही है। फिर वो अपने चेहरे से काले कपड़े का नकाब हटाता है। सिल्वी धीरे से उसके पास आती है और चलते हुए उसकी बाजू थाम लेती है। ध्रुवांश उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर मासूम सी चिंता थी। वो कुछ नहीं कहता, बस हल्के से मुस्कुरा देता है। एक ऐसा मुस्कुराना जिसमें भरोसा भी था और कुछ अधूरी बातें भी। दोनों धीरे धीरे उस अंधेरी गली से बाहर निकलते हैं। सड़क पर पहुंचते ही ध्रुवांश मोबाइल निकालकर एक कैब बुलाता है। कुछ मिनटों में एक काली कार उनके सामने रुकती है। दोनों अंदर बैठते हैं। कैब चल पड़ती है। बाहर के नज़ारे, हल्की धुंध में वो जगह, लाइटों से सजे पुल और गाड़ियों की कतारें सब ध्रुवांश की आंखों में उतर रहे थे। तभी सिल्वी धीमी आवाज में पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं ध्रुवांश? ध्रुवांश उसकी तरफ देखे बिना मुस्कुराते हुए कहता है, हम राय फैमिली के मैंशन जा रहे हैं। सिल्वी का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो जाता है। उसकी सांसें थोड़ी रुक सी जाती हैं। वो ध्रुवांश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ध्रुवांश प्लीज, ईशा और कबीर की बात सुनने के बाद ही कुछ बोलना। आपने पहले ही कबीर पर हमला किया था। अगर अब भी गुस्से में कुछ कह दिया तो लोग आपको गलत समझ लेंगे, आपकी बहन भी। ध्रुवांश कुछ पल खामोश रहता है। बाहर विंडो से शहर को देखता है। फिर वो धीरे से बोलता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सिल्वी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, पर मन में सोचती है, उम्मीद करती हूं आप जो करेंगे सोच समझ कर करेंगे। करीब 20 मिनट बाद कैब एक विशाल मैंशन के सामने रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही ध्रुवांश बाहर आता है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू जाती है। वो कैब को जाते हुए देखता है और हल्के से मुस्कुराकर कहता है, अब मुझे भी एक कार ले लेनी चाहिए। वो पीछे मुड़कर उस मैंशन की ओर देखता है। सामने एक भव्य गेट था जिस पर सुनहरे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राय मैंशन। गेट के दोनों तरफ 2 गार्ड खड़े थे, ब्लैक सूट, ब्लैक गॉगल्स और शरीर से फूटती हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी। ध्रुवांश मन में सोचता है, कुछ भी कहो, राय फैमिली अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ग्रैंडमास्टर का होना और हीरो लेवल के हंटर्स को गार्ड बनाकर रखना, ये उनकी पावर का अंदाजा है। वो आगे बढ़ता है और गार्ड से कहता है, हेलो, मैं। वो कुछ बोल ही रहा था कि अचानक दाईं ओर वाला गार्ड बिजली की गति से ध्रुवांश की ओर झपटता है। हवा में एक तेज घूंसा उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन ध्रुवांश की आंखें पल भर के लिए बदल जाती हैं, लाल और ग्रीन कलर में चमकती डेविल आईज। वो तुरंत सिल्वी को पीछे धकेलता है और अपने हाथ में स्पिरिचुअल पावर फ्लो करता है।
गार्ड का पंच आते ही ध्रुवांश उसे एक हाथ से रोक लेता है। टकराव की आवाज गूंजती है, धड़ाम। ये सब 1 सेकंड के अंदर ही हुआ था। किसी को भी ध्रुवांश की डेविल आई नहीं दिखी थी। वहीं गार्ड की आंखें फैल जाती हैं। वो समझ नहीं पाता कि उसका हमला कैसे रुक गया। तभी दूसरा गार्ड भी एक्शन लेने ही वाला था कि पीछे से एक तेज आवाज आती है, रुको। दोनों गार्ड तुरंत पीछे हट जाते हैं। ध्रुवांश नजरें घुमाता है। मैंशन के अंदर से कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। सफेद कोट, तेज आंखें और गंभीर चेहरा, उमंग राय। जैसे ही वो पास आता है, गेट अपने आप खुलने लगता है। हवा में हल्की स्पिरिचुअल लहर बहती है। उमंग सीधा ध्रुवांश के सामने आकर रुकता है। माफ करना ध्रुवांश, वो शांत आवाज में कहता है। असल में हमारी गलती है। हमने गार्ड्स को तुम्हारे आने के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। ये दोनों हर उस इंसान पर हमला कर देते हैं जो बिना परमिशन के गेट के पास आने की कोशिश करता है। ध्रुवांश हल्का सा हंसता है। उसकी मुस्कान में ना कोई गुस्सा था, ना कोई डर, बस एक ठंडा आत्मविश्वास। एम्परर को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, वो शांत लहजे में कहता है। मैं तो बस यहां अपनी बहन से मिलने आया हूं, जिस पर राय फैमिली बेवजह हक जता रही है। उमंग कुछ पल तक ध्रुवांश की आंखों में देखता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। वो ध्रुवांश की बातों में छिपा तंज साफ महसूस कर पा रहा था। वहीं सिल्वी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास था कि ध्रुवांश सीधे एक एम्परर उमंग राय से टकरा रहा है और ये बात हल्के में नहीं ली जा सकती। सिल्वी ने बिना देर किए आगे बढ़कर ध्रुवांश का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। माफ करना एम्परर, बिन बताए आने के लिए, लेकिन हम मास्टर कबीर के दोस्त हैं। उमंग ने पहले तो कुछ सेकंड तक ध्रुवांश को देखता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उसके पीछे समझदारी और अधिकार दोनों झलक रहे थे। मिस सिल्वी, वो हल्के लहजे में बोला, आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको जानता हूं और ये भी जानता हूं कि कबीर के साथ आप दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हैं। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मुझे ध्रुवांश की बातों का बुरा नहीं लगा। आइए, आप दोनों का स्वागत है। इतना कहकर उमंग ने हल्के इशारे से दोनों को अंदर आने को कहा और खुद उनके पीछे चल पड़ा। गेट धीरे धीरे खुला। हवा में हल्की ग्रीन रोशनी फैल गई। चलते हुए उमंग की नजर अपने गार्ड के हाथ पर पड़ी। वो जगह लाल पड़ चुकी थी और उस पर ध्रुवांश की उंगलियों के निशान साफ छपे हुए थे। उमंग के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने मन ही मन कहा, यह ध्रुवांश आखिर है क्या चीज? एक हीरो लेवल के हंटर का अटैक उसने सिर्फ हाथ से रोक लिया। पिछली रात की वो लड़ाई में अगर वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो अब तक इस गार्ड को मार सकता था। उसने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा, शिवाय, तुमने इसलिए ही ध्रुवांश को चुना था ना? चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और फिर वो उनके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। वो उन्हें राय मैंशन के अंदर एक लंबे कॉरिडोर से गुजारते हुए एक शांत कमरे तक लेकर आया। वहां उसने एक मेड को बुलाया और कहा, सुनो, मिस सिल्वी को मिस ईशा के पास ले जाओ। मेड ने झुककर आदरपूर्वक कहा, मिस इस तरफ। सिल्वी ने जाने से पहले ध्रुवांश की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। ध्रुवांश ने हल्के से सिर हिलाकर जाने का इशारा किया कि सब ठीक है। वो मुड़ी और मेड के साथ चली गई। अब दरवाजे पर सिर्फ उमंग और ध्रुवांश थे। उमंग ने अपने हाथ से लकड़ी का दरवाजा खोला और कहा, मेरे पीछे आओ। ध्रुवांश चुपचाप सिर हिलाकर उसके पीछे चल पड़ा। कमरा सजा हुआ था। एक साइड में बड़ा सा सोफा सेट, बीच में गोल मेज जिस पर फ्लावर पॉट और एक टी ट्रे रखी हुई थी। कमरे के कोने में एक बड़ी खिड़की थी जिसके बाहर से सुबह की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मेज के पास सोफे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में वो गहराई थी जो किसी के अनुभव और ताकत दोनों को दिखाती है। उमंग ने आगे बढ़कर कहा, ये हैं हमारे राय फैमिली के हेड और मेरे डैड विश्वास राय। ध्रुवांश ने थोड़ा झुककर आदर से उन्हें ग्रीट किया। विश्वास राय ने मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया, बैठो बेटा। ध्रुवांश बिना झिझक बैठ गया। उमंग भी उनके बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर वो धीरे से बोला, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें यहां क्यों लाया। दरअसल मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते थे। विश्वास राय ने मुस्कुराकर अपने बेटे की बात काट दी। बस उमंग, थोड़ी बात मुझे भी करने दो। उमंग शांत होकर पीछे हट गया। विश्वास राय ने ध्रुवांश को गौर से देखा और बोले, कैसे हो ध्रुवांश बेटा? शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारी मां दोनों को जानता हूं। ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी झलकने लगी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि विश्वास राय खुद उठे और अपने हाथों से 2 कप चाय डालते हुए बोले, चाय लो। उन्होंने एक कप ध्रुवांश के सामने रखा और दूसरा खुद हाथ में ले लिया। वो धीरे से एक घूंट लेते हुए बोले, ध्रुवांश, तुम्हें क्या लगता है हंटर्स की ये शक्तियां इंसानों के पास कब से आने लगी? ध्रुवांश ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लगभग 20-25 साल पहले। विश्वास राय की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तो वो है जो दुनिया जानती है।
लेकिन असली सच कुछ और है जो सिर्फ ताकतवर लोग जानते हैं। ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। विश्वास राय आगे झुके और बोले, सालों पहले जब दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है, तब भी हंटर्स, हीरोज और एम्परर्स मौजूद थे। यहां तक कि डेमी ह्यूमन भी थे। बस फर्क इतना था कि तब डेमन्स नहीं हुआ करते थे। लोग तब अपनी ताकत मार्शल आर्ट्स, ध्यान और नए स्पिरिचुअल टेक्निक्स से बढ़ाते थे। वो बहुत मुश्किल दौर था। ताकत हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने एक लंबा घूंट चाय का लिया और बोले, फिर अचानक दुनिया बदली। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। ये डेमन्स किसी चीट कोड की तरह आए और इंसानों को तेजी से ताकत हासिल करने का रास्ता दे दिया। और तभी से हंटर सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन तुम्हारे पिता, उनकी आवाज धीमी हुई लेकिन उसमें गर्व की झलक थी। तुम्हारे पिता उस बदलाव से पहले ही बहुत ताकतवर थे। उनकी असली शक्ति क्या थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें पहला ग्रैंड मास्टर माना जाता था। हाँ, इस दुनिया के पहले ग्रैंड मास्टर। और उन्होंने ही मेरे पिता की मदद की थी जिससे वो भी ग्रैंड मास्टर बन पाए। ध्रुवांश एकदम स्तब्ध था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर एक गहरी हलचल उठी, मानो कोई पुरानी नींद से जाग उठा हो। उसके भीतर मौजूद गॉड रुद्रा की याद से भी वो चौंक गया, क्योंकि उसमें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कमरे में कुछ पलों की खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर बहती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ध्रुवांश ने अपने हाथ में कप उठाया। उसकी आंखें अब भी विश्वास राय पर टिकी थीं। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मेरे पिता आखिर कौन थे? और वहीं उमंग अपने पिता के पीछे खड़ा सब दिख रहा था। उसकी निगाहें ध्रुवांश के चेहरे पर थीं, जैसे वो किसी बड़े रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा हो।